हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप बढ़िया होगे। सो दोस्तों, यस, अब नवंबर 23 एग्जाम के लिए हमें फिर से जुट जाना है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है। कंटिन्यूअस मुझे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि सर नवंबर 23 एग्जाम में जीएसटी में कुछ बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई है क्या। तो दोस्तों आपको कह दूं, खुश खबर आपके लिए यह है कि नवंबर 23 एग्जाम के लिए इस बार कोई भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। सर वो कैसे, बताता हूँ। कि आपको नवंबर 23 एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2022 ही अप्लीकेबल है और वो ऑलरेडी आप में एग्जाम में पढ़ चुके हो। तो ऑलरेडी वो फाइनेंस एक्ट 2022 आपका हो चुका है। जो भी उसमें अमेंडमेंट्स होगी वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर अमेंडमेंट्स क्या अप्लीकेबल है। सो दोस्तों, यहाँ पे 1 नवंबर 2022 से लेके तो 30 अप्रैल 2023 तक की जो भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स होते हैं वो आपको नवंबर एग्जाम में एडिशनल अप्लीकेबल होते हैं। और इस बार कुछ भी ज़्यादा नोटिफिकेशंस और सर्कुलर नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार कोई भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है और अमेंडमेंट्स हमारी फटाफट हो जाएगी। नाउ, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप ये अमेंडमेंट वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपका टॉपिक, उस चैप्टर का टॉपिक जो है वो सामने रखना और अमेंडमेंट्स वीडियो देख लेना। बेटर आपको बहुत अच्छे से अमेंडमेंट समझ में आएगी अगर आप एक बार वो उस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हो और बाद में अमेंडमेंट्स देखते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। वैसे भी कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, पहले आप अमेंडमेंट्स करके बाद में भी रीड करना चालू कर सकते हो। पर रीडिंग के साथ साथ अगर देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा इसका होगा दोस्तों। चलिए, अब आपका सवाल होगा सर अमेंडमेंट हमें कितना घंटा करनी पड़ेगी। तो मुश्किल से ये अमेंडमेंट का डिस्कशन जो है यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा है और अराउंड 20 to 22 पेजेस है। तो सर 20 to 20 पेजेस इतने सारे। देखो दोस्तों, मैंने अमेंडमेंट्स बुक जो है थोड़ा इन डेप्थ में दिया है। रीजन ऑफ अमेंडमेंट्स क्या है, क्यों आई अमेंडमेंट्स, वो दिया हुआ है। लेकिन इसकी समरी बनाओ तो 7 से 8 पेजेस में जो है ये सारी अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ये 1 1.5 घंटे का वीडियो भी ज़्यादा लगता है तो 1.5 के इस वीडियो में देख लेना, सो दैट आपका 45 से लेके 50 मिनट्स में सारी अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएगी। सो अब एक बात निकली है समरी ऑफ अमेंडमेंट्स। तो सर क्या आप हमें समरी ऑफ अमेंडमेंट्स दोगे। दोस्तों सब कुछ ही मैं दे देता हूँ ना आपको, आपका एग्जाम का आंसर भी मैं ही लिख देता हूँ। अच्छा लगा ना आपको। तो दोस्तों ये समरी ऑफ अमेंडमेंट्स दे देता हूँ आपको। पर वो समरी बन रही है, इसलिए अमेंडमेंट्स का वीडियो और इसकी नोट्स जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद में उसकी समरी का मैंने क्यूआर कोड इसमें दिया है। कुछ दिन बाद मैं उसकी समरी बना के भी अपडेट कर दूंगा उसी गूगल ड्राइव लिंक में। जिस गूगल ड्राइव लिंक से आप ये नोट्स डाउनलोड करोगे तो समरी भी आपको मिल जाएगी। सो अब आपका सवाल होगा कि सर नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें। तो नोट्स जो है अमेंडमेंट नोट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का देखिएगा, उसमें मैंने लिंक दी है और वहां से आपको अमेंडमेंट का नोट्स डाउनलोड करना है। समझाया नहीं समझा तो चलिए। तो आपको अमेंडमेंट्स का नोट डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट के बाद जो है यहाँ जो है अमेंडमेंट्स मेरे साथ कर लेनी है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा जीएसटी फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो ले रहे हैं तो उनको ये अमेंडमेंट की नोट्स की फिजिकल कॉपी मैंने किट में ही दे दी है आपके नोट्स के साथ। तो यस, वो साथ साथ में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा इस बार ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हैं। तो चलिए, नोट्स के बारे में हो गया, समरी के बारे में हो गया। ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स तो मैंने बता दिया कि कितने घंटे का हमारा ये अमेंडमेंट चलेगा। और उसके बाद में एक जो क्वेश्चन आपका हो सकता है और वो कहेगा कि सर हमने रिसेंट आपका नवंबर 23 के लिए बैच किया है तो क्या हमें हमें ये अमेंडमेंट्स देखनी पड़ेगी। दोस्तों मैंने अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमारे रेगुलर डिस्कशन में कवर कर ली है, लेकिन मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जरूर देख लेना। क्यों, क्योंकि इवन दो आपने कवर किया होगा लेकिन चैप्टर में अलग अलग जगह वो स्कैटर्ड होगी और शायद आपको क्लिक भी ना हो कि वो अमेंडमेंट्स होगी। लेकिन क्या होता है कि जब आप अमेंडमेंट वीडियोस देखते हो और मैं भी जब रिकॉर्ड करता हूं तो हमारा पूरा फोकस अमेंडमेंट्स पे होता है। सो दैट अमेंडमेंट्स कहाँ हुई, क्या रीजन था, फिर उसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन होता है। तो आप फोकस स्टडी कर सकते हो और अमेंडमेंट पे 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। तो 40 में से 5 मार्क का क्वेश्चन आपको नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो है कि आपकी अमेंडमेंट्स हो भी गई होगी तो भी एक बार कर लो। अगर आप स्पीड में भी देखोगे तो 45-50 मिनट्स में हो जाएगा। और ये 45-50 मिनट्स कैसे भी टाइम निकाल लेना क्योंकि 5 मार्क भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि सर ओके, जैसे नवंबर 23 एग्जाम के लिए आपका आपका बुक हमारे पास 1 साल पहले का है या फिर उसके पहले का बुक है। तो कंप्लीटली 2-3 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट्स जो है ऐसी कोई सेल्फ स्टडी बुक मिल सकती है क्या, जिससे हम सारा खुद खुद पढ़ ले, सारे अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाए और इस बार की भी अमेंडमेंट्स उसमें कवर हो जाए। सर आपका अमेंडमेंट वीडियो तो हम देख ही लेंगे पर इस बार की भी अमेंडमेंट्स उसमें कवर हो जाए। तो यस बेटा, मेरा बहुत अच्छा बुक जो है जिसे मैं यहाँ पे जीएसटी कॉम्पैक्ट कहता हूँ फॉर सेल्फ स्टडी, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पिछले 2-3 महीने से मैं इसके ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ। तो उसके बारे में आपको बता दूं और उसके बाद में हम हमारी अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी। यस, तो जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक जो है ये सेल्फ स्टडी बुक है। सॉरी सॉरी सॉरी, जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक मैं ओपन कर लेता हूँ। 2 मिनट बेटा, यहाँ पे
चलिए दोस्तों, मैं आपको जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक का डेमो बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक है, जो सेल्फ स्टडी बुक है, और आप इसमें से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सर, इस बुक का क्या बेनिफिट है? जैसे आपने मेरे पास रेगुलर क्लास किया होगा तो आपने तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में, चार्ट्स में सब कुछ देख लिया होगा। लेकिन ये जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक जो बनाई गई है, ये जो जो स्टूडेंट ने मेरा क्लास किया उनके हिसाब से भी, और जो स्टूडेंट ने किसी और का क्लास किया है, एक बार जीएसटी पढ़ लिया है, अब उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिखना चाहिए पॉइंट वाइज मैनर में और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, ओके, तो उसके लिए जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक बनाई गई है। ये जीएसटी कॉम्पैक्ट बुक अगर आप देखोगे, यहाँ मैंने डेमो रखा है बेटा, इसमें कोई पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन नहीं है, चार्ट नहीं है, क्योंकि चार्ट जो है मैंने सेपरेट चार्ट बुक में कवर कर लिया है। पॉइंट वाइज मैनर में अगर आप देखोगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो पॉइंट वाइज मैनर में आपने कैसे लिखना चाहिए, ओके, उस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। ये बुक जो है कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, और लीगल जॉर्गन्स को हटा के सिंप्लीफाइड वर्ड में पॉइंट्स कवर किए गए हैं। और जब आप ये रीड करोगे तो आपकी मैपिंग बन जाएगी कि हाँ, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट्स हमें लिखना है और एग्जाम में स्कोर करना है। तो ये जो बुक है कंप्लीटली यहाँ पे 2 कलर्स में बनाया गया, नो डाउट कलर बुक है। और यहाँ पे ओके, ल्यूसिड लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड वर्ड्स में, लीगल जॉर्गन्स हटा के और पॉइंट वाइज मैनर में एग्जाम पर्पस के हिसाब से कैसे लिखना चाहिए वो मैंने बनाई है। और ये जो बुक है बहुत छोटी बुक है, जिसमें पूरा जीएसटी आपका यहाँ पे 40 मार्क्स का कवर हो जाता है। तो आपको इतना बड़ा बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सिंप्लीफाइड वे में ये बुक बनाया है और कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है। तो ये बुक आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो, vsmartacademy.com से। जीएसटी कॉम्पैक्ट जो है, जो आपको अवेलेबल हो जाएगा। और खास बात बता दूं कि इसमें मैंने कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस भी दिए हैं, यानी अगर आपका चैप्टर हो जाता है तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस पे भी आप डिस्कशन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सो दैट आपका यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन ऐसे सुपर 30 क्वेश्चंस बना के इसके अंदर दिए, तो वो भी कवर हो जाता है। और बहुत सी जगह मैंने यहाँ पे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी दिए। तो इतने सारे यूनिक फीचर है, तो देर किस बात की, आप ये बुक ले सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को शेयर करो, बताओ कि ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो सेल्फ गाइड बुक है, और डेफिनेटली एग्जाम में आपको यहाँ पे इस बार टैक्सेशन में 80 पार लेने के लिए हेल्प करेगी। और बेटा, अगर आपको मेरा क्वेश्चनएयर जिसमें 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो वो क्वेश्चनएयर्स आपको अगर बाय करना है तो वो क्वेश्चनएयर्स आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। अदरवाइज इसमें सुपर 30 कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किए, मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए। आप इस बुक के बेसिस पे और इसमें जो क्वेश्चन दिए उसके बेस पे एग्जाम में अच्छा स्कोर, टैक्सेशन में स्पेशली जीएसटी में आप अच्छा स्कोर ले ही सकते हो। तो ये बुक आप बाय कर सकते हो बेटा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपने रिसेंट बैच किया है, और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर रिसेंट बैच है, हमारे पास रेगुलर बुक आपकी है और चार्ट है, तो क्या हमें ये बाय करना जरूरी है क्या? देखो बेटा, मैं आपको कहूँ क्या, बुक में कितना जाता है, 200-300 रुपए, मूवी जितना पैसा जाता है। हाँ, लेकिन तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ओके, आपके पास जो रिसेंट बुक है साथ साथ में अमेंडमेंट्स कर लो तो दैट्स इनफ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक एग्जाम में क्या लिखना चाहिए, कैसे पॉइंट्स कवर करने चाहिए, उसके लिए बुक चाहिए, तो ये बुक वो बाय कर सकता है। साथ साथ में मेरा क्वेश्चन है जो 300 प्लस क्वेश्चन है वो भी बाय कर सकता है। चार्ट बुक तो आपके पास है, तो ये आपकी इच्छा, आपको किस तरह से बाय करना है। तो चलिए दोस्तों, हमने ये देख लिया, तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन अमेंडमेंट्स। ओके, फिर से बता दूं आपको, जो नोट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दी है, वहां से आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। ओके, और प्रिंट आउट ले लेना है और मेरे साथ फटाफट ये अमेंडमेंट्स कवर कर लेना है। और ये जो जीएसटी कॉम्पैक्ट आपको अवेलेबल है फॉर सेल, उसमें मैंने सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए, पर फिर से मैं कहूंगा अमेंडमेंट्स वीडियो और अमेंडमेंट नोट्स एक साथ पूरे फोकस डिस्कशन के साथ मेरे साथ कर लेना है। सो आर यू रेडी, यस और नो? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी अमेंडमेंट्स। पहला चैप्टर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में क्या अमेंडमेंट्स हुई है, बस एक छोटा सा सर्कुलर उन्होंने ऐड किया है, और ये सर्कुलर बहुत ही इजी सर्कुलर है। ओके, ये आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, यहाँ कंटेंट मैंने दिया, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं थोड़ा इसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, अभी जो है यहाँ पे आप जब कोई शॉप में जाते हो तो शॉप में आप पेटीएम से पे करते हो या फिर कोई अलग यूपीआई से पे करते हो। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ 2 यूपीआई है, एक रुपे डेबिट कार्ड यानी रुपी पे डेबिट कार्ड, और एक भीम पे। तो अगर आप रुपे डेबिट कार्ड से या भीम पे से पे करते हो और कोई गुड्स परचेज करते हो अप टू ₹2000, तो स्मॉल ट्रांजेक्शन के लिए ओके, गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम चलाई हुई है। अगर उनका रुपे डेबिट कार्ड यूज होता है या भीम पे यूज करता है, वो क्या है कि जब भी आप यहाँ पे पेमेंट करते हो तो बैंक
आपको ओके यहाँ पे एक्वायरिंग बैंक यानी जो भी आपने डेबिट कार्ड यूज किया, डेबिट कार्ड समझ लो आपने यूज किया और वो मशीन एचडीएफसी का होगा या वो आईसीआईसीआई का मशीन होगा, तो वो जिसका जो भी कंपनी का मशीन होगा उसको कहा जाता है एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक मर्चेंट को इस ट्रांजेक्शन के लिए चार्जेस लगाती है। सुनिए, ओके, मर्चेंट को इस ट्रांजेक्शन के लिए चार्जेस लगाती है, मे बी 1%, मे बी 2%, मे बी 0.75%। ओके, और उस चार्जेस एक्वायरिंग बैंक जो चार्जेस लगाती है, ओके, उस चार्जेस पे जीएसटी यहाँ पे लगता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दिया और गवर्नमेंट ने ये कहा यहाँ पे देखो, ये जो था कि अगर रुपए डेबिट कार्ड या भीम पे यूज होता है तो एक्वायरिंग बैंक को जो कमीशन होगा वो कमीशन यहाँ पे जो है मर्चेंट नहीं देगा। सुनो, वो कमीशन मर्चेंट नहीं देगा, वो कमीशन इन दोनों कार्ड को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट पे करती है। समझ लो 2000 के ट्रांजेक्शन में 1% मतलब 20 रुपया, 20 रुपया एक्वायरिंग बैंक का अगर कमीशन बनता है तो वो एक्वायरिंग बैंक का कमीशन जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी टू प्रमोट दिस रुपए डेबिट कार्ड एंड भीम पे। तो सवाल ये था कि एक्वायरिंग बैंक को जो पैसा मिल रहा है, सुनिए ध्यान से, एक्वायरिंग बैंक को जो पैसा मिल रहा है वो मर्चेंट यानी उनके सर्विस रिसिपिएंट से नहीं मिल रहा है, उनको मिल रहा है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से जो उनको मिल रहा है इंसेंटिव, ओके, क्या ये कंसिडरेशन माना जाएगा या ये सब्सिडी मानी जाएगी? ओके, हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखी थी, अगर आपको याद होगा तो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगी। साथ साथ में सेक्शन 15(2) में भी हमने देखा था गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक टू द प्राइस, आई रिपीट, गवर्नमेंट सब्सिडी लिंक टू द प्राइस वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो ये जो इंसेंटिव गवर्नमेंट से मिलते हैं एक्वायरिंग बैंक को टू प्रमोट दिस स्मॉल ट्रांजेक्शन थ्रू रुपे डेबिट कार्ड या भीम पे, तो ये जो एक्वायरिंग बैंक को पैसा मिलेगा क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? तो ये क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? ये क्लैरिफिकेशन कहता है कि नहीं, ओके, ये इन द नेचर ऑफ सब्सिडी माना जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट अपने कार्ड को प्रमोट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, तो एक्वायरिंग बैंक को जो कमीशन मिलेगा और वो इन द नेचर ऑफ सब्सिडी माना जाएगा और नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्वायरिंग बैंक। तो ऐसे केस में अगर मैं डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन पढ़ूं, बाकी फैक्ट्स ऑफ द केस मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर मैं डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन पढ़ूं तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? आपको एग्जाम के लिए बस ये 2 लाइन याद रखना है। क्या? इट इज क्लैरिफाइड दैट इंसेंटिव पेड बाय MEITY। अब भाई MEITY यानी क्या? तो इसका लॉन्ग फॉर्म मैंने ऊपर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, ठीक है। अगर ये जो इंसेंटिव पे करती है यहाँ पे, ओके, टू एक्वायरिंग बैंक अंडर इंसेंटिव स्कीम प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई, द ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब्सिडी एंड दस नॉट टैक्सेबल, मतलब ये सब्सिडी की डेफिनेशन में आती है। ओके, तो वो जो कंसिडरेशन से एक्सक्लूडेड है एज वेल एज सेक्शन 15(2) में ये एक्सक्लूडेड है, इसके लिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, चलिए, ये हमारा हो गया यहाँ पे। ओके, बस सप्लाई में एक ही क्लैरिफिकेशन था। यस सर, और कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही क्लैरिफिकेशन था। चलो अच्छी बात है, मैं आपको कह देता हूँ इस बार अमेंडमेंट्स जो है, ओके, कुछ भी ज्यादा नहीं है और गिन के 10 से 15 पेजेस के अमेंडमेंट्स है। ये तो मैंने इन डेप्थ केस स्टडी बताया, अगर मैं इसकी समरी बनाऊं तो 2 लाइन की समरी बनती है और ऐसा 34 पेजेस को कंसाइज कर दूं तो 12-13 पेजेस में सारी अमेंडमेंट्स खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर। चलिए, आरसीएम और ईसीओ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटा सा चेंज हुआ है और कहीं नहीं, छोटा सा चेंज हुआ है। और वो क्या छोटा सा चेंज हुआ है? प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, अगर मैं टेक्स्ट पढ़ूं तो प्रोविजन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन सो फार एज दे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल अप्लाई टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स ऐड किया है। जैसे जैसे आपको याद होता है गवर्नमेंट अगर सर्विस देगा टू एनी बिजनेस एंटिटी, ओके, गवर्नमेंट सर्विस देगा टू एनी बिजनेस एंटिटी, ओके, या फिर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहां जहां भी नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट यूज किया, जो भी रिवर चार्ज की नोटिफिकेशन है, रिवर चार्ज की केसेस है, हमने गवर्नमेंट जीटीए में देखा, हमने जीटीए को एग्जम्पशन है गवर्नमेंट का। उसके बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को देती है तो रिवर चार्ज है। उसके बाद में हमने देखा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो प्रोविजन गवर्नमेंट को अप्लीकेबल होगी, ओके, वो सेम प्रोविजन यहाँ पे कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल को भी अप्लीकेबल होगी। यानी कोर्ट और ट्रिब्यूनल की कोई प्रॉपर्टी होगी और कोई प्रीमाइसेस होगी और वो रेंट पे देते हैं टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एंड एक्सेट्रा, तो वो केस में भी रिवर चार्ज अप्लाई होगा। तो स्पेशली आपको याद रखना है कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, ओके, याद रखना है कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। और ये स्टेट लेजिस्लेचर
के जगह 3 वर्ड आ गए, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर तो कंटिन्यू ही रहेगा। ओके, ये मत समझना कि अरे सर स्टेट लेजिस्लेचर काट के आपने ऐसा क्यों बताया, स्टेट लेजिस्लेचर तो कंटिन्यू रहेगा, और साथ साथ में उन्होंने 2 वर्ड्स ऐड कर दिए, और वो 2 वर्ड्स क्या ऐड कर दिए, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, ये ऐड कर दिए। तो ये था रिगार्डिंग टू अमेंडमेंट्स अंडर रिवर चार्ज। सर और कोई अमेंडमेंट्स, और कुछ भी अमेंडमेंट नहीं सर, इतू सी, हाँ इतू सी अमेंडमेंट्स है, चलो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई में आइएगा, और वैल्यू ऑफ सप्लाई में यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है, और ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हाँ, अगर आपको डायग्राम निकालनी है तो आप ये डायग्राम निकाल सकते हो, पहला वाला मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको, वो निकाल लो। चलो किस, और आप ना जब अमेंडमेंट्स के नोट्स में ही एक ब्लैक पेज पे ये डायग्राम निकालो, है ना, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो और ये डायग्राम निकाल लेना आपने। ये पहले वाला जो सप्लाई वाला एक्वायरिंग बैंक वाला है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ डायग्राम निकाल लेना, मतलब आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, और ये बना लेना। और अब ये जो है सेकंड डायग्राम पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, और फिर इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। देखो ये क्या है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ओके, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस में, कार का इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, तो आपने देखा होगा, जैसे पहला इंश्योरेंस आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से निकाला, प्रीमियम आपका 10,000 प्लस जीएसटी आपने पे किया, लेकिन अगर आपने कोई डैमेजेस क्लेम नहीं किए तो आपको, हाँ, आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, डैमेजेस नहीं, इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया वो साल, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस निकाला, ओके, और कार में कोई डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और आपने कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया हुआ है, तो नेक्स्ट इंश्योरेंस के वक्त आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, ये आपकी जानकारी में होगा। इवन बाइक के केस में भी ऐसा होता है, नो क्लेम बोनस मिलता है। समझ लो नेक्स्ट इंश्योरेंस का आपका प्रीमियम बन रहा है, नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस का प्रीमियम बन रहा है 10,000, और आपने पहले साल कोई भी, ओके, क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस का, तो आपको नो क्लेम बोनस 2,000 मिल जाता है। ओके, तो कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी आपको 2,000 रुपए कम कर देती है, और आपको नेक्स्ट इसमें नेट प्रीमियम 8,000 लेती है, तो आपका ग्रॉस प्रीमियम तो 10,000 हो गया। ओके, 2,000 रुपए उन्होंने कम कर दिया, और नेट प्रीमियम कितना हुआ, 8,000 रुपीज हुआ। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस खड़े हुए हैं जो सीबीआईसी को पूछा गया। तो अगेन इस चैप्टर में सिर्फ हमें सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन देखना है, बाकी कोई भी अमेंडमेंट्स इसमें नहीं है। ओके, और फाइनेंस एक्ट 2022 आपका तो ऑलरेडी मई में कवर्ड हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये अगर है, यहां देखिएगा, इस पे 2 सवाल खड़ा हुआ है। पहला है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ने ये 2,000 रुपए कम किए? अब एक अजीब क्वेश्चन उठाया गया, वो ये कि 2,000 रुपए कम किए, क्या ये नॉन टॉलरेंस का या रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट का सप्लाई कंसिडरेशन माना जाएगा क्या? मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने, यहां पे सुनिए, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ ना किया, उसका 2,000 रुपए आपको बेनिफिट दिया, कुछ ना किया भाई, तुमने क्लेम बोनस नहीं किया, 2,000 रुपए का तुमको बेनिफिट दिया, तो पॉलिसी होल्डर के लिए कुछ ना करने का 2,000 बेनिफिट मिला, पॉलिसी होल्डर के लिए कुछ ना करने का 2,000 रुपए का बेनिफिट मिला। तो वो सिचुएशन में क्या पॉलिसी होल्डर को 2,000 रुपए कंसिडरेशन माना जाएगा क्या, और जीएसटी आएगा क्या? तो इस पे क्लैरिफिकेशन आया कि इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई रिफ्रेनिंग फ्रॉम एन एक्ट एंड नॉट टैक्सेबल, यानी इन द हैंड्स ऑफ पॉलिसी होल्डर, आई रिपीट, इन द हैंड्स ऑफ पॉलिसी होल्डर, भाई उसने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया इसलिए उसको 2,000 का बेनिफिट मिला। ओके, तो क्या वो नॉन रिफ्रेनिंग फ्रॉम, सॉरी, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट का कंसिडरेशन माना जाएगा? तो दोस्तों यस, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। चलो, ये तो हमने पॉलिसी होल्डर के एंगल से देखा। ओके, फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, दूसरा सवाल ये कि इंश्योरेंस कंपनी ने नेक्स्ट बिल में नो क्लेम बोनस दिया 2,000, क्या इसको डिस्काउंट माना जाएगा क्या? मतलब इंश्योरेंस कंपनी अगर जीएसटी लगाएगी तो जीएसटी 10,000 पे लगाएगी या 8,000? अब आपको इंश्योरेंस कंपनी के प्रोस्पेक्ट से सोचना है, तो वो 10,000 पे लगाएगी या 8,000 पे लगाएगी? तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो इंश्योरेंस, उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन दिया, दोनों इश्यूज में डिस्कस करूंगा कि यस, ये सेक्शन 15(3) का डिस्काउंट माना जाएगा फॉर इंश्योरेंस कंपनी, फिर से सुनना, फॉर इंश्योरेंस कंपनी ये सेक्शन 15(3) का डिस्काउंट माना जाएगा, और इसके ऊपर जीएसटी पेएबल नहीं होगा, इसका डिडक्शन मिलेगा। और नेट प्रीमियम आपका कितना है बॉस? तो नेट प्रीमियम 8,000 पे ही यहां पे जीएसटी पेएबल होगा। जीएसटी जो आपका पेएबल होगा वो नेट प्रीमियम, ओके, 8,000 पे ही होगा। आई होप आपको समझा होगा। तो दोनों इशू जब पॉलिसी होल्डर के एंगल से देखा जाए, तो पॉलिसी होल्डर के एंगल से, ओके, यहां पे ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, और कंपनी के एंगल से देखा जाए तो इसको डिडक्शन भी मिलेगा। ये डायग्राम ड्रॉ करना और अच्छे समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए, तो देखो, whether deduction on account of no claim bonus allowed by insurance company from insurance premium payable by the insured can be considered as a consideration for supply provided by insured to insurance company for agreeing, provided by insured to insurance company यानी policy holder, या insured मतलब policy holder, for agreeing to an obligation to refrain from an act
of lodging insurance claim during the previous year. It is clarified that there is no supply provided by insured to insurance company in the form of agreeing to an obligation to refrain from an act of lodging insurance claim during the previous year. So no claim bonus cannot be considered as a consideration for supply provided by insured to insurance company. ये supply नहीं बोला जाएगा. और दूसरा issue ये था, whether no claim bonus provided by insurance company to insured can be considered as an admissible discount for the purpose of determination of value of supply. तो डायरेक्ट इसका क्लैरिफिकेशन पढ़ता हो. It is clarified that no claim bonus is permissible deduction under section 15(3)(a. वो okay discount माना जाएगा of CGST Act to calculate the value of supply of insurance service provided by insurance company to insured. Okay, accordingly, if deduction on account of NCB is provided, NCB मतलब no claim bonus. Okay, in the invoice issued by insurer to insured, GST shall be leviable on net actual premium. आपका जो 8,000 का एक्चुअल प्रीमियम है उस पर ही जीएसटी पे किया जाएगा. चलो अच्छी बात है. और क्या है? ओके, तो ये देखा आपने यहाँ पे वैल्यूएशन. इतना ही क्लैरिफिकेशन था. इसको अगर कंसाइज कर दूं तो 4 लाइन की वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा फ्रॉम पॉलिसी होल्डर एंगल, इंश्योर्ड पर्सन एंगल और इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो डिस्काउंट माना जाएगा. 2 लाइन में खत्म. ओके, अगर आप समरी बनाओ, मैं तो समरी दूंगा, लेकिन क्या है बेटा, मैं सब कुछ देता हूँ. मैं हर बैच में कहता हूँ आपको ना, दुनिया भर के यूट्यूब पे स्पून फीडिंग वाले मिल जाएंगे. ये ले लो मेरा ले लो, समरी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इतना ही पढ़ो उतना ही पढ़ो और आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. लेकिन बॉस, इससे आप स्कोर नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद नहीं बनाते. मैं भी दूंगा आपको समरी, लेकिन बॉस खुद बनाओ, दिमाग में फिट हो जाएगा. मेरी ये बात याद रखना. इस बार बहुत सारे रैंकर्स के यही फीडबैक है कि सर आपने जो बोला हमने वो फॉलो किया और हमें अच्छा स्कोर आया. तो मेरा 23 इयर्स का एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो. ओके, आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो चलिए, ये हमने देखा यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स हुई रिगार्डिंग टू वैल्यू ऑफ सप्लाई. चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स. इसमें एक बहुत ही छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट है. कीप इन प्रायोरिटी बी. रूल 87(8) में एक प्रोविजन है, थोड़ा समझा देता हूँ. इफ अ बैंक अकाउंट ऑफ पर्सन कंसर्न और पर्सन मेकिंग द डिपॉजिट ऑन हिज बिहाफ इज डेबिटेड बट नो चालान आइडेंटिफिकेशन इज जनरेटेड or generated but not communicated on common portal, the said person may represent electronically in GST PMT 07 through common portal to a bank e-gateway through which the deposit was initiated. मतलब क्या? जैसे ही आप PMT 06 चालान से पे करते हो तो आपका एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, CIN. तो बहुत सी बार सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से आपका CIN जनरेट नहीं हो पाता है. रिपीट, सर्वर में प्रॉब्लम होने की वजह से आपका CIN जनरेट नहीं हो पाता है. दूसरा, जहां तक देखा जाए तो यहाँ CIN जनरेट होने के बाद भी वो कॉमन पोर्टल पे कम्युनिकेट नहीं हो पाता है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो वो केस में हमें PMT 07 चालान में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है कि भाई ये गड़बड़ हुई है और आपको सारी डिटेल्स जो है ई गेटवे के थ्रू प्रोवाइड करनी पड़ती है कि कौन से बैंक के ई गेटवे के थ्रू आपने पे किया है. ठीक है, तो आपका CIN जनरेट नहीं हुआ या जनरेट हुआ लेकिन कॉमन पोर्टल पे कम्युनिकेट नहीं हुआ. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, सुनिएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा ही नहीं होता है, तो आप टैक्स ही नहीं एडजस्ट कर पाते हो. तो एक प्रोविजो जो बहुत अच्छी प्रोविजो लाई, और प्रोविजो क्या लाई? प्रोवाइडेड दैट बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ CIN टू कॉमन पोर्टल, डिटेल्स ऑफ CIN टू कॉमन पोर्टल, द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. e-scroll of the RBI in cases where details of said e-scroll are in the conformity with the details in चालान generated in PMT 06 on common portal. मतलब ये है कि RBI के पास जैसे तुम पेमेंट करते हो तो IBA के पास एक e-scroll तैयार हो जाता है. ठीक है, CIN जनरेट नहीं हुआ होगा, कॉमन पोर्टल अपडेट नहीं हुआ होगा, लेकिन RBI के पास एक e-scroll जनरेट हो जाता है, तो वो e-scroll के बेस पर भी यहाँ पे आपका कैश लेजर अपडेट हो जाएगा और कैश लेजर में दिक्कत नहीं जाएगी. तो चलो, अच्छी बात है कि भाई अब CIN या कोई भी पोर्टल प्रॉब्लम होता है तो ई-स्क्रॉल बेसिस पे आपका कैश लेजर अपडेट हो जाएगा और आपके कैश लेजर में पैसा आ जाएगा. ये बहुत अच्छा उन्होंने अपडेशन दिया है. लेकिन मैं प्रायोरिटी बी में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर पूछा तो MCQ पूछा जाएगा. अगर आप इसकी समरी बना रहे हो, जो बनाना चाहिए आपने, मैं दूंगा वो बात अलग. वो तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सब रेडीमेड माल चाहिए, लेकिन जो खुद बनाना चाहते कुछ, उनके लिए मैं कहता हूँ कि इसको एक लाइन में कैसे करना. तो एक लाइन में आपको यही करना है कि ई कैश लेजर आल्सो अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल. बात खत्म, पूरी अमेंडमेंट इज ओवर. वही ना अच्छी बात. तो चलिए, ये हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में इतना अमेंडमेंट देखा.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में दो अमेंडमेंट हुई है। एक अमेंडमेंट रूल 37 में हुई है, माइनर अमेंडमेंट है, कीप इन प्रायोरिटी बी में रखो, ओके। और एक नया रूल ऐड हुआ है, रूल 37A। चलिए रूल 37 क्या था सर, रूल बोल तो याद नहीं, कोशिश करते हैं याद आ जाएगा। अगर आपको सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 याद होगा तो सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट करना पड़ता है अगर रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी ले लिया होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर रिसिपिएंट ने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, वैल्यू प्लस टैक्स, आई रिपीट वैल्यू प्लस टैक्स दोनों का पेमेंट अगर 180 डेज में वो नहीं करता है तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट ने जो आईटीसी लिया है वो उसे रिवर्स या पे करना पड़ेगा, शैल पे या रिवर्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो रूल था उसमें ये इंप्रेशन आ रहा था कि अगर पूरा पेमेंट किया, वोल्ली पेमेंट किया 180 दिन में, तो ही वो सिचुएशन में रिसिपिएंट अपना आईटीसी कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या आई? इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई कि चलो 180 डेज में मैंने पार्टली पेमेंट कर दिया, 50%, 60%, 70% पेमेंट कर दिया और कुछ ही पेमेंट बाकी है। तो डिपार्टमेंट ये व्यू ले रहा था कि नहीं, अगर आपका 1 रुपया भी पेमेंट बाकी है वैल्यू प्लस टैक्स, तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी अमेंडमेंट हुई और उन्होंने बोल ली और पार्टली वर्ड ऐड कर दिया। मतलब क्या कि अगर पार्टली किया तो भी चलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर पार्टली आपने पेमेंट किया तो आपको पूरा आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही रिवर्स करने की जरूरत है। आई रिपीट, आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही रिवर्स करने की जरूरत है। ओके, तो जो आपने 180 डेज में पेमेंट कर दिया, ओके, उसका आईटीसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालना पड़ेगा, वो आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। और जो 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा इन योर जीएसटीआर 3B। आई होप आपको ये समझा होगा। तो क्या चेंज हुआ, चलो कंक्लूड करते हैं कि पहले वोली एक इंप्रेशन आ रहा था, अब उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया वोली और पार्टली, और दूसरा आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस जो आपने पे नहीं किया उतना ही आईटीसी आपको रिवर्स करना है। तो चलो भाइयों, ये अमेंडमेंट हो गई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शुरुआत में करूंगा सेक्शन 16 से, ओके, क्योंकि यहां से उसका जन्म है। तो सेक्शन 16 में अगर हम देखें तो सेक्शन 16(2)(c), आपके पास बुक होगी तो ओपन करके रखो। सेक्शन 16(2)(c क्या कहता है? ओके, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। पहला, अगर आपको याद होगा ए, तो आपके पास इनवॉइस और डेबिट नोट या अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब है रूल 36 में आपके पोजीशन में होना चाहिए। क्लॉज ए सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में अपडेट करना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए। बिल टू शिप टू मॉडल हमने देखा था साथ साथ में। और नेक्स्ट कंडीशन है, अगर नेक्स्ट कंडीशन याद होगी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब क्या कि आपके सप्लायर ने, यस आपके सप्लायर ने, अगर याद होगा तो, ओके, आपके सप्लायर ने जो टैक्स आपको इनवॉइस में चार्ज करके दिया वो गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या आ रहा था? इसका मीनिंग ये आ रहा था यहाँ पे कि अगर बाद में पता चलता है कि आपके आईटीसी लेने के बाद, स्पेशली आपके आईटीसी लेने के बाद पता चलता है कि आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दिया और आपने इनवॉइस बेसिस प्लस जीएसटीआर 1 में अपडेट हो गया, आपके 2B में आ गया, आपने क्रेडिट ले लिया और बाद में पता चलता बंदे ने 3B नहीं फाइल किया, बंदे ने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए डिपार्टमेंट आपका लिया हुआ आईटीसी रिवर्स करती थी। सर इसमें मेरी क्या गलती? आपकी गलती नहीं भी होगी तो भी आपने, आपके सप्लायर की गलती आप पर भारी पड़ सकती है। ओके, यानी ओके, करेगा कोई भरेगा कोई, बात ऐसी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे ओके एक सवाल प्रैक्टिकल लाइफ में खड़ा होता था कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसने हमारे टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया। तो लोग ये प्रिज्यूम करके बैठे थे कि ठीक है, सामने वाला सप्लायर अगर 3B फाइल कर रहा है, ओके, इसका मतलब पे कर दिया होगा। अगर 3B फाइल नहीं किया होगा, जो आप ट्रेस कर सकते हो, तो उसने, सप्लायर ने 3B जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया होगा तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, मतलब आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। उसका मतलब ही होगा कि सामने वाले ने पे नहीं किया। तो ये प्रिजम्पशन था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अब बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया क्योंकि पहले बहुत ही कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सो दोस्तों इसमें इतनी अच्छी अमेंडमेंट आई और रूल 37A आया और लास्ट टाइम सेक्शन 41 भी इससे रिलेटेड अपडेट किया गया। चलिए, तो जन्म यहां से होगा सेक्शन 16(2)(c) से। जन्म क्या हुआ कि ओके, ब्रॉड सेंस में सेक्शन ये कहता है, क्लॉज C ये कहता है कि आपके सप्लायर ने पे कर देना चाहिए तो ही आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा। अगर ये पता चलता है कि आपके सप्लायर ने पे नहीं किया तो वो सिचुएशन में, सुनो, वो सिचुएशन में ओके आपका क्रेडिट रिवर्स होगा। पर वो कहते हैं सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41।
ओके पर ये कैसे होगा, क्या होगा, तो सेक्शन 41 में आपको दिया गया, तो 41 पढ़ लेते हैं साथ में। 41 क्या कहता है, 41 कहता है, देखो सेक्शन 41 क्लेम ऑफ आईटीसी एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयरऑफ। तो देखो क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये ख्याल रखना, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब, बी एंटाइटल्ड टू अवेल क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस। मतलब क्या कि उसके जीएसटीआर सेल्फ असेस मतलब उसके जीएसटीआर 2B में अगर अपडेट हो जाता है तो वो आईटीसी ले सकता है। बस बेसिक क्राइटेरिया कि 2B में अपडेट हो जाना चाहिए इन इज रिटर्न एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसका पैसा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर हो जाएगा। चलो यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर सामने वाले ने जीएसटीआर 1 दिया होगा और आपके जीएसटीआर 2B में आ गया होगा तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ असेस बेसिस पे ले सकता है क्रेडिट। नाउ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स अवेल बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1, अब ले लिया क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज of goods or service or both, the tax payable thereon underline करना, has not been paid by supplier अगर बाद में पता चलता है, पहले तो क्रेडिट ले लो, यानी सेक्शन 41 ही खुद अलाउ करता है कि इमीडिएट आपको देखने की मंथ वाइज जरूरी नहीं है कि आपके सप्लायर ने पे किया कि नहीं किया, 3B दिया कि नहीं दिया, ये मंथ वाइज देखने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्रेडिट ले लो, 2B में आ गया ना, हाँ इंपॉर्टेंट है कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 देना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए। अब उसने पे किया कि नहीं किया, उसने 3B फाइल किया कि नहीं किया, ये आपको इमीडिएट देखने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट ले लो। लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके सप्लायर ने पे नहीं किया तो आपको उतना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। सुनिए सुनिए सुनिए, ओके ध्यान से सुनिएगा, आपको उतना टैक्स रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट बाय द सेम पर्सन इन सच अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब यहां से जन्म होगा रूल 37A का, रूल 37A का, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो आपको रिवर्सल कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इंटरेस्ट कितना देना है, ये सब रूल 37A में दिया जाएगा और रूल 37A का जन्म होता है। तो देखो ओके भाई, जन्म की गंगा कैसे भर रही है। ओके अगर आप देखते हो तो सेक्शन 16(2)(c क्या कहता है कि सप्लायर ने पे करना चाहिए, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, पे कर दिया तो आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा। 41 कहता है कि आप जो है जीएसटीआर 2B सेल्फ असेस करके क्रेडिट ले लो और क्रेडिट लेने के बाद अगर बाद में पता चलता है कि सप्लायर ने नहीं दिया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। कैसा करना पड़ेगा, इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, रूल 37A में उसकी प्रोसीजर दी गई है। आगे वो क्या कहते हैं, provided that where the said supplier makes the payment of tax payable in respect of aforesaid supplied, the registered person may re-avail the amount of credit reversed by him। okay, वो re-avail भी कर सकता है in a manner as may be prescribed। अब re-avail भी करेगा, कैसे करेगा, चलो ओके ये सर re-availment क्या है, re-availment मतलब क्या कि सप्लायर ने पे नहीं किया, सप्लायर ने पे नहीं करने की वजह से रिसिपिएंट का आईटीसी रिवर्स हुआ, लेकिन सप्लायर ने बाद में पे कर दिया। अरे अच्छी बात है, क्योंकि आप सप्लायर के पीछे लग गए, यार पे कर मेरा आईटीसी रिवर्स हो गया तेरे वजह से, तो चल पे कर। आपका सप्लायर ने पे कर दिया भाई बाद में, अगर आपके सप्लायर ने बाद में पे कर दिया तो आपका आईटीसी रिअवेल हो जाएगा। अब ये आईटीसी रिअवेल कैसे होगा, क्या होगा, इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब, मतलब फिर से रूल 37A में ओके आपको प्रोसीजर हम देंगे और रूल 37A की प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलो भाई ओके आगे, ओके ये गंगा आगे बह रही है रूल 37A में, जन्म हुआ सेक्शन 16(2)(c से, हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो मेनली अब आपको एग्जाम में जो सवाल पूछ सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो जो है रूल 37A पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके कोई केस स्टडी पूछी जा सकती है, इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो बॉस, अगर नहीं आया ओके तो मैं जो है ओके यहाँ पे नेक्स्ट में फिर से बढ़ा दूंगा आएगा बेटा आएगा। तो चलो 37A प्रोसीजर क्या देता है, 37A कहता है वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ओके इन द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट। अगर किसी रिसिपिएंट ने रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसने गुड्स और सर्विसेज खरीदा, उसने 3B में आईटीसी अवेल कर लिया। अब भाई अवेल तो आप 3B में करोगे, मतलब प्रोसेस क्या है, सामने वाला जीएसटीआर 1 में अपडेट करेगा, आपके 2B में आ गया, 2B में आने के बाद आपने 3B में उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। याद आ रहा है क्या, नहीं याद आ रहा है, फिर आप भाई पढ़ना पड़ेगा, मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी। ओके अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में मैंने पूरा फ्लो बताया था कि पहले जीएसटीआर 1 में वो अपडेट करता है, हमारे 2B में आता है, और 2B के बाद हम 3B में उसको क्लेम करते हैं। और मैंने इनवॉइस डेबिट नोट के इनवॉइस आ गया, डेबिट नोट आ गई, 2B में आ गया और मैंने 3B में क्लेम कर लिया। ओके GSTR 3B for a tax pay in respect of which invoice or debit note, the details of which has been furnished by the supplier in the statement of outward supply ने GSTR 1, जिसका सप्लायर ने GSTR 1 दे दिया, और using IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी,
but the return in GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of outer supply has not been furnished by supplier till the day of September following the end of financial year in which ITC in respect of such invoice or debit note has been availed. मतलब ये हुआ कि आपके सप्लायर ने GSTR1 दे दिया, आपके 2B में आ गया, आपने क्रेडिट ले लिया, पर जो मंथ का GSTR1 दिया उसका 3B भी नहीं दिया। और अब तो ऐसा है कि अगर उस मंथ का 3B नहीं दिया तो आगे के 3B फाइल ही नहीं कर सकते। अब आगे का छोड़ो, मतलब पहले जो मंथ का 3B नहीं दिया पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे को सेम प्रोसीजर अप्लाई होगी। ओके, तो उसने GSTR1 तो दिया पर 3B नहीं दिया बॉस। ओके, अब 3B नहीं दिया तो वो क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ ITC शैल बी रिवर्स बाय सेड रजिस्टर्ड पर्सन व्हाइल फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ GSTR 3B। उसको रिवर्स करना पड़ेगा और रिवर्स 3B में करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सच ITC हैज बीन अवेल्ड। चलो इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मैं समझा देता हूं तो आपको समझना आसान होगा। बाद में आपको अगर उसका फोटो निकालना है तो तू नहीं तो थारो फोटो भी चाल से वो देख लेना। ओके, देखिए भाई, आपका सप्लायर है और आप रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, RP। ओके, आप रिसिपिएंट हो, आप ITC ले रहे हो, समझ लो फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, जून का उसने GSTR1 फाइल कर दिया, जून का GSTR1 का फाइल किया तो ओके जो भी 11 तारीख होगी उसने फाइल कर दिया, GSTR1 में उसने अपडेट कर दिया। ओके, रिसिपिएंट के 2B में आ गया, कम ऑन, रिसिपिएंट के 2B में आ गया। अब रिसिपिएंट के 2B में आने के बाद रिसिपिएंट ने ITC ले लिया एज पर सेक्शन 41 सेल्फ असेस करके। सेक्शन 41 क्या कहता है कि आप सेल्फ असेस करके ITC ले लो। भाई ले लिया मैंने ITC सेल्फ असेस करके, अब आगे क्या बात हुई, मैंने ITC तो अवेल कर लिया, ठीक है। ओके, अब वो क्या कहते हैं, अब सामने वाले ने GSTR1 के बाद उसका 3B नहीं दिया, जून का 3B नहीं दिया। और आपके नॉलेज के लिए कह दूं कि अगर जून का 3B नहीं देते हो तो अगला भी 3B अपडेट नहीं हो सकता, ये आपको रिटर्न चैप्टर में देखने मिल जाएगा। ओके, तो आप उसने अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि उसने जून का 3B नहीं दिया, तो चलो भाई अगर उसने जून का 3B नहीं दिया तो कोई ठीक है, वेट करो, मतलब आपने ITC लिया सेक्शन 41 के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमेंडमेंट क्या हुई, रूल 37A ऐड हुआ और रूल 37A ने यहाँ पे एक बेनिफिट दिया। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि जैसे ही पता चलता है कि उसने 3B नहीं दिया इमीडिएटली इसको रिवर्सल करना पड़ता था, लेकिन अब रिसिपिएंट को इमीडिएटली रिवर्सल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 37A कहता है कि 3B नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपने लिया क्रेडिट कंटिन्यू रखो, आपने लिया क्रेडिट कंटिन्यू रखो, वेट करो। वो अगर उसने पूरे साल भर में 3B नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है उसके बाद अगर वो सितंबर एंड तक, आई रिपीट सितंबर एंड तक 3B दे देता है, सितंबर एंड तक 3B दे देता है तो आपके ITC कंटिन्यू रहेंगे। अगर सितंबर एंड तक 3B नहीं दिया, ओके, अब देखो यहां पे इफ GSTR 3B is given, if GSTR 3B is given till September end, तो आपके ITC कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो आपके ITC कंटिन्यू रहेंगे, ITC कंटिन्यू, आपके ITC कंटिन्यू रहेगा, कोई यानी जो लिया वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यानी जो ऑलरेडी टेकन वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इफ GSTR 3B इज नॉट गिवन, इफ GSTR 3B इज नॉट गिवन टिल सितंबर एंड, यानी आपके सप्लायर ने ओके जून का GSTR 3B, सुनिएगा, आपके सप्लायर ने जून का GSTR 3B सितंबर एंड तक नहीं दिया तो लिया हुआ क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, पर सितंबर एंड तक नहीं दिया तो लॉ क्या कहता है, मतलब उसको टाइम दिया सितंबर एंड तक, तो अगर उसने सितंबर एंड तक नहीं दिया तो वो सिचुएशन में आपको 30th नवंबर तक, ओके, आपको 30th नवंबर तक, ओके 30th नवंबर तक GSTR 3B में आपको रिवर्स कर देना पड़ेगा ITC, रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। आई रिपीट, बैलेंस होगा तो रिवर्स करो, अगर आपके ITC में बैलेंस नहीं होगा तो पे करो 30th नवंबर तक। मतलब क्या, हमें आगे 2 महीने दिए हैं, यानी ओके एक बार फिर से ये पॉइंट समझ लो, उसने अगर आपके सप्लायर ने सितंबर एंड तक 3B नहीं दिया,
ओके, तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक, आई रिपीट नवंबर एंड तक का टाइम दिया है, तो एंड तक आपको लिया हुआ आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब 30 नवंबर एंड तक अगर आप थोड़ा मैच्योर्ड हो गए और आपको लॉ पता है, तो 30 नवंबर तक वो कहते हैं जीएसटीआर 3B में रिवर्स या पे करना पड़ेगा। तो 30 नवंबर तक पे करना पड़ेगा मतलब क्या, मतलब अक्टूबर का जब जीएसटीआर 3B दोगे, ओके, क्योंकि 30 नवंबर के पहले अक्टूबर का ही जीएसटीआर 3B आएगा, क्योंकि नवंबर का जीएसटीआर 3B तो ओके दिसंबर में जाएगा, और आपको रिवर्सल जो भी जीएसटीआर 3B 30 नवंबर के पहले होगा, ओके, या 30 नवंबर तक फाइल कर रहे होगे, तो तब तक आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब अक्टूबर का जब जीएसटीआर 3B जाएगा 20 नवंबर, या लेट हुआ, डिले हुआ तो 22 नवंबर, 25 नवंबर या 30 नवंबर, ओके, डिले तो यानी 10 दिन डिले अगर हो जाता है तो भी आप रिवर्स कर सकते हो। यानी अक्टूबर का जीएसटीआर 3B जब आप नवंबर में फाइल करोगे 20 तारीख को, 21 तारीख को, 25 तारीख को या 30 तारीख को, तो वो सिचुएशन में आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा, वो रिवर्स करना पड़ेगा। देखो भाई, ओके, तो और वो जीएसटीआर 3B में रिवर्स होगा या पे होगा। चलिए, आपने रिवर्स कर दिया, ओके, अरे सर मैंने क्रेडिट लिया था, अब मुझे रिवर्स करना पड़ रहा है। तो पहले तो एक बताओ, क्या आपको इमीडिएट रिवर्स करना पड़ा क्या? ये तो उसने 3B तो दिया ही नहीं था, इमीडिएट करना पड़ा क्या? नहीं। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है अमेंडमेंट की वजह से। रूल 37A कहता है कि आपको इमीडिएट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, रूल 37A कहता है कि वेट करो, आपका सप्लायर ओके अभी नहीं देगा, बाद अगले साल के सितंबर एंड तक देगा, अगले साल के सितंबर एंड तक देगा, तो ओके, और उसने दे दिया जीएसटीआर 3B, तो आपका लिया हुआ क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने सितंबर एंड तक नहीं दिया, तो फिर आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, मतलब आपके सीईओ को आपको बोलना पड़ेगा, चेक कर भाई उसके सप्लायर के सारे जीएसटीआर 3B सितंबर एंड तक आ गए क्या, जिससे आपने खरीदा। अगर उसने नहीं दिया तो वो केस में आपको ओके अक्टूबर और नवंबर यानी 2 महीने और है, 30 नवंबर तक आप अपना जो जीएसटीआर 3B फाइल करोगे उसमें आपको रिवर्स या पे करना पड़ेगा लिया हुआ आईटीसी। चलो, आपने रिवर्स और पे कर दिया। सर ये बताओ कि अगर मैंने ओके यहाँ पे मैंने रिवर्स नहीं किया 30 नवंबर तक, तो फिर आगे तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, पर अलोंग विथ इंटरेस्ट, ओके, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 यानी 53 का इंटरेस्ट लग जाएगा, और मेरे हिसाब से ये 24% पर एनम के हिसाब से लगेगा, ओके, जो रॉन्गली अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, यानी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज करते हो उसको, तो वो सिचुएशन में याद करो सेक्शन 53, ये लास्ट टाइम की अमेंडमेंट थी कि रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज करते हो, तो वो सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पे 24% पर एनम से रिवर्सल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। सॉरी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30 नवंबर तक लिया हुआ आईटीसी रिवर्स कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से, अगर 30 नवंबर तक आपने लिया हुआ आईटीसी रिवर्स कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छी बात है। इंटरेस्ट कब लगेगा आपको? इंटरेस्ट तब लगेगा अगर आपने 30 नवंबर तक लिया हुआ आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो। ओके, तो अब ये तो हुआ रिगार्डिंग टू आपने रिवर्स कर दिया विद इन टाइम या बाद में, जो भी है विद इंटरेस्ट। लेकिन अब आपके सप्लायर, आप अपने सप्लायर को कॉल कर रहे हो, क्या यार तूने पिछले साल का जून का जीएसटीआर 3B अभी तक नहीं दिया, बाकी के तो अलग ही है, बाकी के तो अलग ही है, आगे के जीएसटीआर 3B हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सिमिलर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम जून की बात कर रहे हैं, तो जून का जीएसटीआर 3B तूने अभी तक नहीं दिया यार, ये तो गलत है ना। तो अब उसने ओके पिछले साल का, यानी अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 लूं तो उसका जीएसटीआर 3B अगले साल के फाइनेंशियल ईयर में जनवरी में दिया, तो जनवरी में अगर 3B फाइल करता है तो आपने जो आईटीसी रिवर्स किया, कम ऑन, आपने जो आईटीसी रिवर्स किया था वो वापस आप रिगेन कर सकते हो, मतलब री अवेल कर सकते हो। आई रिपीट, आप री अवेल कर सकते हो, लेकिन आईटीसी का ही री अवेलमेंट मिलेगा अगर आपने इंटरेस्ट दिया होगा। ओके, क्योंकि 30 नवंबर के बाद आपको इंटरेस्ट भी लगता है, और इंटरेस्ट दिया होगा तो उसका रिगेन नहीं होगा आईटीसी का। ओके, रिगेन मतलब फिर से 3B में आप अवेल कर लो। तो भाई साहब आपको ये ओके समझा होगा। तो एक बार फिर से, अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 दिया है, आपके 2B में आ गया है, आप आईटीसी ले लो, सेक्शन 41 अलाउ करता है। लेकिन जो पीरियड का जीएसटीआर 1 दिया है वो पीरियड का 3B नहीं दिया, तो आपको इमीडिएट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका सप्लायर अगर सितंबर एंड तक भी 3B डाल देता है, जून का 3B, अब कम ऑन, जून का 3B अगर सितंबर एंड तक भी दे देता है तो आपका लिया आईटीसी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जून का 3B अगर वो सितंबर एंड तक नहीं देता है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर एंड तक रिवर्स कर देना चाहिए इन 3B। आपका जो 3B रहेगा, सप्लायर का नहीं, आपका जो 3B रहेगा उसमें आईटीसी आप रिवर्स करोगे तो जनरली ये देखा जाएगा कि 30 नवंबर के पहले अक्टूबर का ही 3B आता है, तो अक्टूबर का 3B में आप रिवर्स कर दोगे।
ठीक है। अगर आपने 30 नवंबर तक वो रिवर्स नहीं किया जीएसटीआर 3B में तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। चलो, आपका सप्लायर सुधर गया और आपके सप्लायर ने 3B ओके जून का 3B यहाँ पे जनवरी में, अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के जनवरी में दिया, तो जो मंथ में वो 3B देगा, जनवरी में दे, फरवरी में दे, मार्च में दे, जो मंथ की इसमें वो 3B देगा वो मंथ में आप आईटीसी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये कितना ईजी हो गया, अब उन्होंने क्लैरिटी हमको दे दी। ओके, तो चलिए वो आगे प्रोविजन में क्या कहते हैं, इफ आईटीसी नॉट रिवर्स विद इन टाइम, मैंने कह दिया कि अगर उसने 30 नवंबर तक आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो उसको इंटरेस्ट लगाया जाएगा और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 लगाया जाएगा। 50 में सबसेक्शन 3 होगा, एंड अगर आईटीसी अवेल किया होगा एंड यूटिलाइज किया होगा, कम ऑन, एंड यूटिलाइज किया होगा तो ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सेकंड प्रोविजन कहती है रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी सब्सिक्वेंटली। रीअवेलमेंट मतलब रीगेनिंग, इस पर भी हमने बात कर ली कि जब भी वो 3B फाइल करेगा, ओके, जब भी वो 3B फाइल करेगा उसके बेसिस पे अब आप आईटीसी रिवेल कर लेना। तो जहां से गंगा बही थी वहां से मैं फिर से लेना चाहूंगा। सेक्शन 62C क्या कहता है, सेक्शन 16(2)C कहता है कि आपके सप्लायर ने पे कर देना चाहिए। अब पे कर देना चाहिए तो वो अब पेमेंट बेसिस पे नहीं, अगर आप रूल 37A देखते हो तो आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर देना चाहिए, उसके लिए बेस लिया गया 3B, मतलब आपके सप्लायर ने 3B फाइल कर देना चाहिए। अब उसने वो 3B में मेरा पेमेंट किया होगा नहीं किया होगा वो बात अलग। अब क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि उसने पे कर दिया, ये किसके बेस पे माना जाएगा, उसने पे कर दिया, ये उसने 3B, उसका 3B प्रॉपरली फाइल किया क्या उसके बेस पे, और वो जो है उसके लिए टाइम लिमिट दे दिया अगले साल के सितंबर एंड तक। अगले साल के सितंबर एंड तक भी अगर वो 3B फाइल कर दे तो सेक्शन 16(2)C के तहत ये माना जाएगा कि उसने पेमेंट कर दिया है और आपका क्रेडिट कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज आगे के कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे हमने डिटेल में देखा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको पढ़ना, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ओके, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं और इस प्रॉब्लम में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ सकता है। मेसर्स परफेक्ट लिमिटेड रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑन 1 जनवरी 20 वाई मतलब हम 20, आपको समझने के लिए 2023 ले लेते हैं, क्योंकि वो वाई एंड जेड में शायद आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो 2023 ले लेते हैं। ठीक है, इनवॉइस आया 11,800 का, जिसमें 10,000 जीएसटी एंड 10,000 बेसिक प्राइस एंड 18% जीएसटी अगेंस्ट द सर्विस फ्रॉम मेसर्स इम्परफेक्ट लिमिटेड। मेसर्स इम्परफेक्ट लिमिटेड हैज फाइल्ड जीएसटीआर1 फॉर जनवरी 20 वाई मतलब 20 वाई मतलब 2023। ओके, तो उसने जनवरी 20 वाई का जीएसटीआर1 तो फाइल कर दिया था विद द ड्यू डेट, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इनवॉइस गॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर2B ऑफ परफेक्ट लिमिटेड based on GSTR2B, Messrs Perfect Limited avail the ITC while filing the GSTR3B of January 20 उसने क्रेडिट ले लिया। ओके, उसने क्रेडिट ले लिया। However, Messrs Imperfect Limited did not file GSTR3B of January 20 क्योंकि जनवरी 20 का जनवरी का इनवॉइस था और उसने GSTR1 तो दिया पर उसका 3B फाइल नहीं किया। व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मेसर्स परफेक्ट लिमिटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ओके, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। केस 1, मेसर्स इम्परफेक्ट लिमिटेड फाइल इट्स जनवरी 20XX GSTR3B ओके ऑन 29/20 वाई। अब देखो मतलब क्या, उसने GSTR3B सितंबर के पहले फाइल कर दिया। अगर आपके सप्लायर ने वाई मतलब 23 चलेगा ना, क्योंकि 22 23 और 23 24, ध्यान से सुनो, मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, मेरा पिछला फाइनेंशियल ईयर हुआ 22 23। अगर मैं वाई 23 लेता हूं तो, अगर मैं वाई 23 लेता हूं तो पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ 22 23, और अगला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 23 24। मतलब ये जो है सितंबर 20 वाई का मतलब अप्रैल के बाद नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, तो तो न्यू फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक, तो नया फाइनेंशियल ईयर में 23 कंटिन्यू रहेगा क्योंकि वो 23 24 रहेगा। तो ऐसे केस में सितंबर तक दे दिया। अगर उसने सितंबर तक दे दिया तो मुझे रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड, केस 2, मेसर्स इम्परफेक्ट लिमिटेड फाइल इट जनवरी 20, इम्परफेक्ट लिमिटेड जनवरी 20 वाई चाहिए, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। हाँ, जनवरी का था ना। हाँ, यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ वाई कर लेना बेटा, तो टाइपिंग में गड़बड़ हो गई। ये भी वाई कर लेना, ये भी वाई कर लेना, तीनों जगह वाई कर लेना। ठीक है, करेक्टेड होगा तो ओके, अगर करेक्टेड नहीं होगा तो उतना करेक्शन कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड,
मेसर्स इनपरफेक्ट लिमिटेड फाइल जनवरी 25 बाय जीएसटी 3B ऑन नवंबर, अब ध्यान से सुनिएगा, उसने नवंबर यानी सितंबर के बाद दिया। अब मैं थोड़ा ये डायग्राम से समझाऊंगा। ओके, ये डायग्राम से समझाऊंगा। उसने सितंबर एंड तक देना चाहिए था, उसने नवंबर दिया। तो अगर उसने नवंबर में दिया होगा, तो ध्यान से सुनना, अगर उसने नवंबर में दिया होगा तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। पर सर एक सवाल है, सामने वाले ने सितंबर तक नहीं दिया तो ये मानते हैं कि हमें रिवर्सल करना पड़ेगा, पर उसने नवंबर में दिया और हमें भी डेट नवंबर तक की रिवर्सल की है, तो सर उसने नवंबर के पहले दे दिया तो रिवर्स नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ओके, उसने अगर नवंबर में दिया तो आपको 3B में रिवर्सल में बताना पड़ेगा, और उसने 3B दे दिया इसलिए आपको रीगेन भी नवंबर में हो जाएगा। मतलब आपका 3B कैसे दिखेगा पता है? आपका 3B देखेगा कि आपको ओके रिवर्सल भी बताना पड़ेगा और रीअवेलमेंट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने 3B दे दिया, तो 3B दे दिया तो यहाँ पे रीअवेलमेंट भी बताना पड़ेगा। हाँ, बात यह है कि आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो जब आप यहाँ पे नवंबर में 3B फाइल करोगे, कौन से मंथ का नवंबर में 3B फाइल करोगे? अक्टूबर मंथ का। तो अक्टूबर मंथ का नवंबर में 3B फाइल करोगे, तो वो सिचुएशन में, सुना ध्यान से, वो सिचुएशन में ओके यहां पे आपको ये जो सितंबर एंड तक नहीं दिया इसका रिवर्सल ट्रिग हो जाएगा, और आप 3B नवंबर में दे रहे हो इसलिए रीअवेलमेंट भी हो जाएगा। तो आपके 3B में दोनों एंट्री लगेगी, दोनों एंट्री मतलब रिवर्सल भी दिखेगा और रीअवेलमेंट भी दिखेगा। ओके, तो उसका इंपैक्ट तो जीरो ही होगा, क्योंकि आपने रिवर्सल बता दिया और रिअवेलमेंट बता दिया, तो इंपैक्ट जीरो होगा, पर आपको ये कंप्लायंस करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या हमें इंटरेस्ट लगेगा? क्या नहीं इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आप जो है 30 नवंबर के पहले रिवर्स कर रहे हो। देखो भाई, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर कोई स्टूडेंट को ना समझ में आए तो दोबारा एक बार फिर से देख लेना। ओके, फिर से पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा देख लेना। चलिए, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे मैंने क्या लिखा है? ओके, मैंने लिखा है नीड टू रिवर्स टिल 30th नवंबर आईटीसी टू बी रिवर्स फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का जीएसटीआर 3B क्यों लिख रहा हूं मैं? अक्टूबर का जीएसटीआर 3B क्योंकि 30 नवंबर के पहले नवंबर का तो जीएसटीआर 3B जा नहीं सकता, अक्टूबर का ही जाएगा। ओके, विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। एंड सेम आईटीसी री अवेल्ड, मतलब क्या यहां पे विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ऑफ टैक्स नहीं, विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और सेम आईटीसी कैन बी री अवेल्ड, यानी सेम 3B में आपको रिवर्सल भी बताना पड़ेगा और उसका अवेलमेंट भी बताना पड़ेगा। चलो सर, था केस 3 ले लेते हैं। मिसेस इनपरफेक्ट लिमिटेड फाइल इट्स जनवरी 25 जीएसटीआर 3B ऑन 31 जनवरी जेड 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 मतलब 24, सेम फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से चालू हुआ। ओके, और मार्च तक रहेगा, मार्च तक रहेगा मतलब जनवरी 24 तक रहेगा, मतलब जनवरी 24 उसमें कवर हो जाएगा। तो उसने जनवरी में दिया, मतलब हमारा एग्जाम्पल ले लो कि सामने वाले ने 3B जनवरी में दिया, तो अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे? अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे कि आपको 30 नवंबर तक रिवर्स कर देना है। अगर 30 नवंबर तक रिवर्स नहीं किया तो फिर रिवर्सल तो करना ही पड़ेगा या पेमेंट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, और जनवरी में वापस आप रिगेन कर लोगे। तो बॉस ओके देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेसर्स इनपरफेक्ट लिमिटेड हैव नॉट फाइल जीएसटीआर 3B ऑन 30 सितंबर 25 है। मेसर्स परफेक्ट लिमिटेड नीड टू रिवर्स आईटीसी ओके ऑफ अक्टूबर जीएसटीआर 3B, क्योंकि 30 नवंबर के पहले अक्टूबर जीएसटीआर 3B आएगा। फेलिंग ऑफ विच विल अट्रैक्ट द पेमेंट ऑफ आईटीसी अमाउंट अलोंग विथ क्या? इंटरेस्ट। आपको आईटीसी पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। इन दिस केस मेसर्स परफेक्ट लिमिटेड नीड टू पे आईटीसी अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 53 के तहत इंटरेस्ट लग जाएगा उसको। इंटरेस्ट कब से लगेगा? पहले से लगेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट लगेगा ओके 1 दिसंबर से, यानी 30 नवंबर होने के बाद 1 दिसंबर से इंटरेस्ट लगेगा। ओके, और इंटरेस्ट जो लगेगा यहां पे 1 दिसंबर से, तो उसने 3B फाइल किया 31 जनवरी तक। ओके, तो सॉरी, आपने रिवर्सल कब किया? हाँ, अब देखो आपको इंटरेस्ट कब तक देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की प्रोविजन बता देता हूं। हम्म, हाँ, इंटरेस्ट की प्रोविजन सेक्शन 50 के हिसाब से होगा, और वो इंटरेस्ट जो लगेगा आपको, सॉरी बेटा, इंटरेस्ट लगेगा आपको एक 1 दिसंबर से लगेगा टिल, ऐसा लिखो यहाँ पे, टिल करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टिल द डेट ऑफ
till the date as mentioned अंडर सेक्शन 53। हाँ, इसके लिए आपको 53 देखना पड़ेगा, यानी 1 नवंबर से अगर आपने अवेल कर लिया और उसको यूज भी कर लिया होगा, कम ऑन, आपको यूज कर लिया होगा, तो फिर ओके आपको सेक्शन 53 के हिसाब से ओके जब तक आप उसका रिटर्न नहीं फाइल करते हो पेमेंट का, ओके यानी अगर सेक्शन 53 याद होगा तो डेट ऑफ रिटर्न या लास्ट डेट ऑफ रिटर्न विच इज अर्लियर, तब तक आपको उसका यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आप वापस से जनवरी के जीएसटी 3 में इसको रिअवेल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे ओके रूल 37A, आई रिपीट रूल 37A, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके इंटरेस्ट पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ओके डेट पे आएगा कि पहले रिवर्स ओके उसने 3B फाइल कर दिया, नहीं किया, आपने आईटीसी जो है कब रिवर्स करना चाहिए। तो जो मैंने 3 सिचुएशन ली, ये 3 सिचुएशन में से कोई ना कोई एक सिचुएशन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। आपको इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ड्रॉ करो, आप एक बार पढ़ के साथ में ड्रॉ करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। डन, चलो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बेटा रूल 8 में कुछ सब रूल 8 और रूल 9 में कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स उन्होंने की है। कीप इन प्रायोरिटी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और छोटी छोटी अमेंडमेंट करने का रीजंस मैंने पहले बता दिया है। ओके छोटी छोटी अमेंडमेंट क्या की है उन्होंने कि पहले क्या होता था, जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहे हो REG 01 में, तो आपको यहाँ पे आपका पैन, मोबाइल नंबर और आपका यहाँ पे ईमेल आईडी लिया जाता था। तो इसमें लोग क्या करते थे, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में क्या हो रहा है, जैसे अभी यूपी का एक केस है, ओके उसमें ऐसा हुआ कि एक डेली वेजेस का वर्कर था और डेली वेजेस के वर्कर का पैन और आधार कार्ड लिया गया। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ओके उस वर्कर का पैन और आधार कार्ड लिया गया, उसके नाम पे कंपनी बनाई, एक बोगस कंपनी बनाई, उसका पैन यूज करके, आधार यूज करके और बोगस कंपनी बनाई और उसके बेस पे करोड़ों के ट्रांजेक्शन किए और जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं किया। जब पता चला, क्योंकि जब नोटिस आई तो उस बंदे को आई जो अभी अनएम्प्लॉयड है, ओके जो डेली वेजेस पे है, और उस बंदे को नोटिस आई। अब उस बंदे को जब नोटिस आई तो वो सरप्राइज हो गया, अरे भाई मैं तो ओके वर्कर हूँ, ओके मैं तो रोजगार हूँ, मैंने तो कोई टर्न ओवर नहीं किया। लेकिन उसके पैन और आधार के बेस पे यहाँ पे एंटिटी बनाई गई, टर्न ओवर किया गया, जीएसटी का फ्रॉड किया गया। और मोबाइल नंबर जो बंदे ने लिया था, उसका कोई ओल्ड एम्प्लॉयर होगा, तो उसने लिया और मोबाइल नंबर खुद का दिया। मतलब अगर कोई OTP आता है मोबाइल नंबर पे तो मोबाइल नंबर खुद का दे दिया और पैन और आधार उसका यूज किया। मतलब एक तरह से पैन और आधार उसका हाईजैक कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड पता चले कि किसी और के पैन और आधार पे कंपनीज बना ली गई। जैसे आज आप टेलीग्राम में देखते हो, आज टेलीग्राम में मेरे नाम पे आपको चैनल दिख जाएगा। भाई मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, ओके यहाँ पे अगर कोई मेरा टेलीग्राम चैनल होगा तो वी स्मार्ट के अलावा कोई भी दूसरे कोर्सेज का उसमें ऐड नहीं होता है, या कोई भी दूसरे टेस्ट सीरीज का ऐड नहीं होता है। कुछ फ्रॉड केसेस पता चली कि भाई किसी ने मेरे नाम का टेलीग्राम बना लिया और उसमें ओके सारे कोर्सेज को प्रमोट कर रहा है, अदर फैकल्टी के कोर्सेज को प्रमोट कर रहा है, टेस्ट सीरीज को जो अदर इसकी है उसको प्रमोट कर रहा है, पैसा लिया जा रहा है। मैं आपको कह देता हूँ, अगर मेरे चैनल की बात है तो वी स्मार्ट के अलावा दूसरा कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, और आपको सारी चीजें ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे यानी vsmartacademy.com या vsmart एग्जाम प्रेप, ओके इस पर ही आपको होगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे हाईजैक कर लेना, किसी का नाम फ्रॉड कर लेना, ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज किया। ओके पहले जो REG 01 में रूल 8 में आपको पैन, मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी देना पड़ता था, तो अब उन्होंने यहाँ पे ईमेल आईडी, सुनिए ध्यान से, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने का ओके यहाँ पे क्राइटेरिया जो है आपकी तरफ से सबमिट करने का क्राइटेरिया निकाल दिया है। मतलब क्या, मतलब अब वो आपका सिर्फ पैन लेंगे, यानी जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ पैन दे दो, और दोस्तों ये पैन देने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो फेच कर लेंगे CBDT के वेबसाइट से। और जो डेटाबेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स में पैन के रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने मोबाइल नंबर दिया होगा और ईमेल आईडी दिया होगा, वहां से डेटा फेच हो जाएगा। मतलब अब आपको अलग से यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये एक उन्होंने चेंज किया जो मैंने पहले पैराग्राफ में कहा। और दूसरा बायोमेट्रिक बेस्ड अदर ऑथेंटिकेशन, जहां डाउटफुल केसेस है, फेक रजिस्ट्रेशन है, वो उन्होंने प्रोविजन लाई। छोटी छोटी प्रोविजन है। ओके यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्या चेंजेस हुए, मैं बता देता हूँ। ओके रूल 8 में
ओके, जो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है, बिफोर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन अ पर्सन शैल डिक्लेयर हिज पैन। मतलब अब जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो दोस्तों आपको सिर्फ अभी पैन देना है, अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग से नहीं देना है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है उन्होंने क्राइटेरिया हटा दिया है। ये अब सीवीडीटी के वेबसाइट से, मतलब इनकम टैक्स का जब आपने पैन निकाला था तो जो मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल आईडी दिया था वहां से फेच कर लिया जाएगा। ओके, और वो REG01 में फेच कर लिया जाएगा। तो बस ये थोड़ा चेंज हुआ, हो सकता है एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा बेटा यहाँ पे ओके, ये जो 2-3 लाइन थी कि आपका OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। अब ये जो है OTP वगैरह कुछ नहीं आना है, क्योंकि आपका जो है ओके, इट शैल PAN is validated online common portal on database maintained by CBDT and shall also be verified through one time पासवर्ड सेंड टू मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक टू द पैन। मतलब अब आपको जो OTP आएगा ओके, पैन के, ध्यान से सुनना, पैन के वक्त आपने जो ईमेल आईडी दिया था और पैन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया था ओके, तो उस पर आपका वेरिफिकेशन होगा। ओके, अब आपको जो सेपरेट मोबाइल नंबर और हम ईमेल आईडी देते थे उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ये एक चेंज हुआ रूल 8 में। और रूल 9 में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाया था। एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या थी, पढ़ना है तो पढ़ लेना, पर पढ़ने की जरूरत नहीं, पुराना छोड़ दो। ओके, अब न्यू प्रोविजन यहां से पढ़ना है आपको। न्यू प्रोविजन सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या कहता है, अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)D, मतलब कुछ लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है जो सेक्शन 25(6)D में दिए गए, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ, ओके, लोकल अथॉरिटी हुआ, या फिर नॉन रेसिडेंट हुआ, इनको आधार या UIN वाले हुए, इनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ओके, उनको छोड़ के अगर अप्लीकेंट ऑफ फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, ही शैल व्हाइल सबमिट द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 4 अंडरगो ऑथेंटिकेशन आधार नंबर, और ये ऑथेंटिकेशन अर्लियर ऑफ डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, मतलब ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस शैल बी द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, और 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच इज अर्लियर। मतलब क्या कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन कब माना जाएगा कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, आपने एप्लीकेशन देने के बाद इमीडिएट आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया होगा तो ठीक है, या विद इन 15 डेज अगर आपने ऑथेंटिकेशन कर लिया तो वो डेट ऑफ यहाँ पे एप्लीकेशन RE01 में माना जाएगा। ओके, कि भाई यस आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया, वो उसी दिन माना जाएगा जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया, या विद इन 15 डेज ओके फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया होगा। नहीं तो 15th डे को वो एप्लीकेशन की डेट मानी जाएगी कि उस दिन आपने सबमिशन किया। यहां तक तो पुरानी प्रोविजन थी। अब अमेंडमेंट क्या हुआ, दिस प्रोविजो इज न्यूली इंसर्टेड, दिस प्रोविजो इज न्यूली इंसर्टेड। ये क्या कहते हैं देखो, इफ अ पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर 25(6)D, मतलब वही नॉन सिटीजन, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, UIN वाले ओके, जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ के बाकी जो भी पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, हैज ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। ओके, हाँ ये अंडरलाइन करना, बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, देन एवरी एप्लीकेशन मेड बाय हिम अंडर सब रूल 4 शैल बी फॉलोड बाय। मतलब क्या कि गवर्नमेंट डेटा एनालिसिस करेगा और रिस्क पैरामीटर देखेगा, और कुछ लोगों को यहाँ पे ओके वो जो सॉफ्टवेयर रहेगा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जो डेटा एनालिसिस करेगा, रिस्क पैरामीटर करेगा, और वो सॉफ्टवेयर कुछ लोगों को ढूंढेगा जहां उनको डाउटफुल है, और वो केस में उन लोगों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके, और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ उनके फोटोग्राफ्स भी लिए जाएंगे। टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेंट वेयर एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और सच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एप्लीकेंट एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25(6)C वेयर एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल। या फिर अगर वो इंडिविजुअल नहीं होगे, HUF होगा तो करता, कंपनी होगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर। तो हमने जो सेक्शन 25(6)C में आधार ऑथेंटिकेशन देखा था, नहीं आपको याद होगा तो वो चार्ट सामने रखना ओके, कि अगर इंडिविजुअल होगा तो उसे आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, और अगर वो इंडिविजुअल नहीं, कंपनी है, HUF है, ट्रस्ट है वगैरह, तो अकॉर्डिंगली उनके कुछ मेंबर्स को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ते हैं, तो उनके फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे along with the verification of original copy of documents uploaded with the application in form RE01। ओरिजिनल कॉपी उनके डॉक्यूमेंट्स की यानी उनके KYC चेक किए जाएंगे ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लिए जाएंगे ओके, अपलोडेड विद एप्लीकेशन इन फॉर्म RE01 ऑन वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। मतलब क्या कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त उनको कमिश्नर बताएगा कि ये फैसिलिटेशन सेंटर पे जाओ, अपनी ओरिजिनल कॉपी बताओ, ओरिजिनल कॉपी कंफर्म करने के बाद ही उनका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फाइनल किया जाएगा। पर आपका सवाल होगा कि सर ये सबको अप्लीकेबल है क्या? नहीं, ये सबको अप्लीकेबल नहीं है ओके। ऑन रिस्क पैरामीटर गवर्नमेंट ने अगर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया तो उनको ही अप्लीकेबल किया जाएगा।
द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस। और अभी ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ गुजरात में चलाया जा रहा है। ओके मतलब क्या, यूजिंग द पावर अंडर रूल 84B सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ रूल 484A शैल नॉट अप्लाई इन ऑल स्टेट और यूटी। मतलब क्या, जो 84A की प्रोविजन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, वो अभी फिलहाल कोई भी स्टेट में और यूटी में अप्लीकेबल नहीं है। वो पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ गुजरात में ही अप्लीकेबल है, यानी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ गुजरात। मतलब ओके, अबव प्रोविजन ओनली applicable to state of Gujarat। ओके तो अब अगर ये एक ही स्टेट को अप्लीकेबल है फिलहाल, क्योंकि मोदी जी जो है अपने स्टेट में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, देखते हैं कि कैसा होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसा होगा, उसके बाद में यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह या फैसिलिटेशन सेंटर्स पे सभी ओरिजिनल देने जाएंगे या नहीं जाएंगे, इतने कंप्लायंसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये जो अभी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है सिर्फ गुजरात में चलाया जाएगा। ओके, अदर स्टेट में फिलहाल ये एग्जम्प्ट है। ओके, ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको सच कहो क्या, गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रा भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ पे खत्म। अदर और अकॉर्डिंगली 4B भी चेंज किया गया। 4A के हिसाब से जहाँ जहाँ ओके वो प्रोविजो टू सब रूल 4A सब जगह ऐड किया गया। तो अकॉर्डिंगली रूल 4, सब रूल 5, सब रूल 6 में जो चेंजेस हुए, ओके तो उन्होंने रूल 4A के प्रोविजो के बेस पर उन्होंने चेंज किए हैं थोड़े थोड़े। चलो, उसके बाद में रूल 9 में भी यहाँ पे ये कह दिया गया कि जिसने भी आधार ऑथेंटिकेशन किया है, इसमें भी रूल 4A जो है और रूल 8 है, डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेस पर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये उन्होंने ऐड किया। और नेक्स्ट सेम डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के क्लॉजेस सब जगह उन्होंने रूल 8 और 9 में जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, ओके वो भी उन्होंने ऐड कर दिया गया। तो चलिए, मुझे नहीं लगता ये चेंजेस कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में इतने ही चेंजेस थे। तो 2 लाइन में अगर मैं कंक्लूड करूँ, ओके तो जो पहला चेंज हुआ वो TDS TCS के केस में हुआ, और दूसरा जो चेंज हुआ ओके यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो यस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाया गया, वो ओनली इन गुजरात लाया गया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे रूल 9 में उन्होंने रिस्क पैरामीटर बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा दिया गया। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द अमेंडमेंट्स इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे चैप्टर एग्जम्पशन। यस बेटा, सो नाउ अमेंडमेंट जो हुआ वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, स्पेशली रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसमें अमेंडमेंट थी और अभी भी एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऐड किया गया है। इस पे क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में। ओके, एग्जाम्पशन चैप्टर में अगर आपको याद होगा, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस। मतलब क्या, अगर आप अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब क्या, आपका रहता हुआ घर, फ्लैट या बंगलो, विला, कोठी वगैरह, अगर आप अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे देते हो और एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए देते हो और रेसिडेंस के लिए देते हो तो एग्जम्प्ट है। एक बार फिर से, आप अपना घर, फ्लैट, बंगलो, विला, कोठी वगैरह जो रहने लायक घर है ओके, और वो एक टेम्पररी बेसिस होटल जैसा नहीं, आप एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए देते हो। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब ये हो रहा है कि जो जहां आपका रैन बसेरा है, ओके एक सिंपल ड्वेलिंग मतलब रैन बसेरा है, एक लॉन्ग टर्म यूज है, और वो रैन बसेरा जहां बसेरा आप कर रहे हो और वो ड्वेल वहां पे कर रहे हो, और वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आप रेंट पे दे रहे हो ओके, और रेसिडेंस पर्पस के लिए दे रहे हो, तो वो सिचुएशन में यहाँ एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना रैन बसेरा यानी रहने लायक घर जो है वो रेसिडेंस नहीं ऑफिस के लिए दे रहे हो तो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। एग्जम्पशन कब है, जब आप रेसिडेंस के लिए दे रहे हो। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने एक एक्सेप्शन लाया, और वो क्या, एक्सेप्ट वेयर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर आपने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ऐसे पर्सन को दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओके, तो वो सिचुएशन में वहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जीएसटी आएगा। और साथ साथ में अगर आपको रिवर चार्ज याद होगा तो ये केस में रिवर चार्ज अप्लीकेबल है ओके, रिवर चार्ज वाली भी एंट्री लास्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो रिवर चार्ज में अनरजिस्टर्ड पर्सन पे टैक्स लायबिलिटी, रजिस्टर्ड पर्सन पे टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट कर दिया। मतलब क्या, मतलब अगर आप अपना सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप अपना घर कोई भाई यहाँ पे ऐसे बंदे को दे रहे हो जो सैलरीड बंदा है, ऐसे बंदे को दे रहे हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, या किसी को रहने के लिए दे रहे हो ओके, जो भी है, पर
आपने जो इनवॉइस जनरेट किया वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन के नाम का नहीं किया, सुनिए, किसी रजिस्टर्ड पर्सन के नाम का नहीं किया, आपने इनवॉइस जो जनरेट किया कोई अनरजिस्टर्ड बंदा है, आपने फ्लैट रेंट पे दे दिया, तो वो केस में एग्जम्प्ट ही रहेगा, जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन आपने किसी कंपनी को दिया एज अ गेस्ट हाउस, तो फिर तो वो रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। आपने कई फैक्ट्री को दिया, कोई यहाँ पे घर जो है, जैसे वी स्मार्ट ने 2 फ्लैट लिए अपने फैकल्टीज के लिए और बिलिंग वी स्मार्ट के नाम का है, तो ऐसे केस में अगर आपका बिलिंग रजिस्टर्ड पर्सन के नाम का हो रहा होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सुनो, वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा। चलो सर ये तो समझ गए कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा। ओके, उसके बाद में अभी क्या किया उन्होंने, अभी थोड़ा जो कंफ्यूजन हुआ था ये एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन क्या ऐड किया उन्होंने, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जम्पशन अंडर दिस एंट्री, ओके, अगर इस एंट्री में एग्जम्पशन आपको लेना है तो दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। दिस एंट्री शैल कवर मतलब एग्जम्पशन शैल बी कंटिन्यूड, एग्जम्पशन शैल बी कंटिन्यूड, आपका एग्जम्पशन कंटिन्यूड रहेगा। किसमें कंटिन्यूड रहेगा, एग्जम्पशन शैल बी कंटिन्यूड, ओके, where registered person is a proprietor of proprietary concern and rent the residential dwelling in his personal capacity। आपका रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर है और उसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग लिया in his personal capacity for his own residence and such renting is on his own account and not for proprietary concern। अब इसमें कंफ्यूजन हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया। समझ लो कोई के फर्म का प्रोप्राइटर है तो उसने रजिस्ट्रेशन अपने नाम का लिया होगा, ओके, समझ लो आप हो, आप या मैं हूं, ओके, मैं एक ट्रेडिंग कंसर्न का प्रोप्राइटर और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंने अपने नाम का लिया हुआ है। अब क्या हुआ कि मैंने रहने के लिए भाड़े से घर लिया, अब भाड़े से जब घर लिया तो वो मेरे पे यहाँ पे रेंट लगा रहा है, लेकिन ख्याल रहे इवन दो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ क्योंकि मैं प्रोप्राइटर हूँ यार, मेरे नाम से ही रजिस्ट्रेशन आएगा। आप अभी सीए बने, आपने अभी सीए बने और अपने नाम का, क्योंकि आपने कोई फर्म नहीं स्टार्ट किया, कोई कंपनी स्टार्ट नहीं किया, आपने अपने नाम पे सीए की प्रैक्टिस चालू किया और आपने अपने नाम पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अब आप कहीं पे रेंट पे घर लेते हो तो वो सिचुएशन में आप तो रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, यानी उसमें क्या इंप्लीकेशन हो जाएंगे कि जो भी रेंट चार्ज करेगा आपका लैंडलॉर्ड आपको, तो रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, जबकि वो घर जो है आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, वो जो घर है आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में और रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो। हाँ, अगर वो घर बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है या कोई कंपनी है और कंपनी अपने गेस्ट हाउस के लिए, डायरेक्टर्स के लिए यूज कर रही है या वर्कर्स के लिए यूज कर रही है तो बात अलग है, वो बिजनेस में यूज हो रहा है। ओके, अगर आप सिर्फ रजिस्टर्ड हो और वो जो है आप सिर्फ प्रोप्राइटर हो, क्योंकि प्रोप्राइटर को आपके नाम का ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ओके, और अगर आपने रेंट पे लिया पर आप किसी भी एंगल से वो बिजनेस पर्पस के लिए प्रोप्राइटरी कंसर्न में यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो यार, और अगर आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो सिचुएशन में इवन दो आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर आप प्रूव कर देते हो कि भाई मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में लेकिन मैं ये अपने पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर रहा हूं एंड नॉट फॉर बिजनेस, तो वो सिचुएशन में ये एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं आएगा। ओके, एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये लास्ट टाइम भी अगर आपने मेरी अमेंडमेंट्स देखी होगी, आपने रेगुलर क्लास देखा होगा, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये कहा था, ओके, कि अगर कोई घर लेता है और बिजनेस पर्पस के लिए नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता था कि ये लूपहोल है और एट लास्ट गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर लाया कि अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम ही कहा था एंड दैट क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब अगर आपको चार्ट जो है लास्ट टाइम आपने ड्रॉ किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी ड्रॉ कर लेना। यानी अगर मैं ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के बारे में बात करूं तो ये पूरा चार्ट कैसे अप्लाई होगा, देखिए, रेंटिंग सर्विस, रेंटिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी मतलब शॉप हुआ, वेयरहाउस, शॉप हुआ, वेयरहाउस हुआ, एक्सेट्रा। तो अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, रेंट बसेरा नहीं है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है, विला नहीं है, बंगलो नहीं है, वो आपका ऑफिस बनाया हुआ है, शॉप है, वेयरहाउस है, मतलब वो बनाया गया ही कमर्शियल पर्पस के लिए है, तो वो केस में तो एग्जम्पशन नहीं है, क्योंकि एग्जम्पशन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को है। तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज में तो सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, जो रेंट पे दे रहा है वही टैक्स पे करेगा। हाँ, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगा तो इसमें अब 2 पैरामीटर है। अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग या आरडी का मतलब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अनरजिस्टर्ड को दिया, तो एग्जम्पशन कहां पे है? अगर रजिस्टर्ड को दिया, ध्यान सुनना, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो अभी एक्सेप्शन हमने देखा, ओके, अनरजिस्टर्ड को दिया मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो सिचुएशन में रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया होगा तो ही एग्जाम, ओके, वो सिचुएशन में रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया होगा तो ही एग्जम्पशन रहेगा बेटा।
ओके सर, अगर मैंने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है ऑफिस के लिए दिया, होटल के लिए, मेरा बड़ा बंगलो था मैंने होटल के लिए दे दिया, ओके, तो फिर एग्जम्पशन नहीं। मतलब ध्यान से सुनिएगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देते हो एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए और रेसिडेंस पर्पज के लिए देते हो तो ही एग्जाम्प्ट है। अगर आपने ऑफिस पर्पज या कोई अदर कमर्शियल पर्पज के लिए दिया तो वहां पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, और वो सिचुएशन में ओके, अगर आपने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज है। अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अनरजिस्टर्ड को दिया और कमर्शियल पर्पस के लिए दिया तो ये केस में रिवर्स चार्ज भी नहीं है, ये केस में फॉरवर्ड चार्ज एफसी लग जाएगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब वो रजिस्टर्ड को दिया, जब वो रजिस्टर्ड को दिया तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। तो अब ऐसे केस में अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो, और वो रेसिडेंस के लिए नहीं दिया होगा, आपने कमर्शियल पर्पस के लिए दिया होगा, तो वो सिचुएशन में जीएसटी आएगा और फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। ये चार्ट एक बार दो बार नहीं 10 बार पढ़ना समझ समझ के, इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, और अच्छे से पढ़ना, नहीं तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। ओके, तो दोस्तों ये रहा रिगार्डिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। चलो आते हैं रजिस्टर्ड पर्सन का। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जैसे गेस्ट हाउस है फॉर डायरेक्टर एम्प्लॉय एक्सेट्रा, तो नो डाउट जीएसटी आएगा और रिवर्स चार्ज में यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा। ओके, यहाँ एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन बड़ा काम का है। और ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अगर आपने प्रोप्राइटरी कंसर्न को दिया है, इवन दो वो रजिस्टर्ड है, आपने प्रोप्राइटरी कंसर्न को दिया है इवन दो वो रजिस्टर्ड है, पर वो पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर रहा है और प्रोप्राइटरी के पर्सन के लिए यूज नहीं कर रहा है, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। सो दोस्तों कंसेप्चुअली आप समझ गए, पर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको रीड करके ये चार्ट ड्रॉ करना है, एक पेज पे यहाँ अटैच कर देना है, इस पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये चार्ट बनाना है आपको और यहां अटैच कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर में। आपको याद होगा तो यहाँ पे अगर सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देता है तो स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, और कोई भी सर्विसेज देता है या फिर एंट्रेंस फीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी तो उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम किया हुआ है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, इसमें प्री स्कूल एजुकेशन एंड हायर एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कवर हो जाता है। एजुकेशन रिकॉग्नाइज एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, मतलब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनका एजुकेशन। थर्ड, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज। ओके, अप्रूव्ड एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज मतलब एनसीवीटी के कोर्सेज, एससीवीटी के कोर्सेज। ओके, जो आप अगर नोट्स में देखोगे तो आपको अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज की डेफिनेशन मिल जाएगी। और स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड का सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, उतने सर्विस के लिए उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड किया, और वो क्या ऐड किया गया है, ये अमेंडमेंट है। इट इज क्लैरिफाइड दैट एनी ऑथोरिटी, बोर्ड और बॉडी सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institution shall be treated as educational institution for limited purpose for providing by way of conduct of entrance examination for admission to educational institution। मतलब क्या, जैसे स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी अगर सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड कोई भी सर्विस एनी स्टूडेंट को देती है, स्टाफ और फैकल्टी को देती है टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा और उसे एग्जामिशन मिलेगा। अकॉर्डिंगली सेम उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी, बोर्ड या बॉडी जो गवर्नमेंट ने सेटअप की, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
जो कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फीस जो स्टूडेंट को चार्ज की जाएगी उतने ही एक्टिविटी के लिए, सुनना मेरी बात, उतने ही एक्टिविटी के लिए वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। इससे इंपैक्ट क्या हुआ? इससे इंपैक्ट ये हुआ कि ये जो बोर्ड बॉडी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है और उसकी फीस लेती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, उनको एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। तो चलो एक छोटा सा उन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट किया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्कोप बढ़ा दिया। चलो ये हमने देखा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस देख लेते हैं एग्जामिशन सेक्टर में। ओके, एक क्लैरिफिकेशन ये है, clarification on applicability of GST on accommodation service supplied by Air Force, MES and other similar messes to its personnel. All services supplied by central government, state government, entity, local authority to any person other than business entity bearing a few specified services such as service of postal department, transportation of goods and passengers are exempt from GST. हमने एक एग्जम्पशन गवर्नमेंट सेक्टर में देखा था और वो क्या देखा था कि सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा ओके वो एग्जाम रहेगी, एक्सेप्ट हमने ये देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, 3-4 एक्सेप्शंस थे, या सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी वगैरह वो एक्सेप्शन थे। उसके अलावा बाकी सर्विसेज एग्जाम रहेगी। तो इस पे क्लैरिफिकेशन क्या आया? इट इज क्लैरिफाइड दैट इंपॉर्टेंट okay it is clarified that accommodation service provided by Air Force MES and other similar messes such as Army MES, Navy MES, okay, paramilitary and police forces MES to their personnel or any other person other than business entity are covered under exemption notification, provided that service supplied by such messes qualify to be considered as a service supplied by central government or local authority। मतलब मेस की सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रही है अदर देन बिजनेस एंटिटी को वो एग्जम्प्ट रहेगी। चलो ये हमने देखा। चलिए ये एक क्वेश्चन जो एग्जामिशन चैप्टर में जितने भी अमेंडमेंट्स हुई है उस पर एक क्वेश्चन कैसा बन सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे लिया है और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटरमाइन वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन सर्विस प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फर्स्ट, मिस्टर राहुल इज अ प्रोप्राइटर ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न राहुल ट्रेडिंग। Rahul Trading is registered under GST in Gujarat. Mr. Rahul rent a residential flat in his personal capacity for use as his own residence and such renting is on his own account and not for property concern। ये अभी एक्सप्लेनेशन आया, तो आपको लीगल प्रोविजन में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा ओके कि उसने अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रोप्राइटर होगा, उसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग लिया होगा, पर्सनल कैपेसिटी में लिया होगा, ओन रेसिडेंस के लिए लिया होगा और प्रोप्राइटिव कंसर्न के लिए वो यूज़ नहीं कर रहा होगा तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा और उसके बेस पे आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा कि यस उसको एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद में सेकंड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो हमने देखा कि अभी यहाँ तक एक्सप्लेनेशन ऐड होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी ऐड हो चुका है और उनको भी एग्जम्पशन यहाँ पे दिया जाएगा। और थर्ड, एक्सेस रोड कॉन्ट्रैक्टर रिसीव एन्युटीज इन प्लेस ऑफ टोल फ्रॉम द पब्लिक। तो अब ये कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं रहेगा ओके। एक मिनट, हाँ अभी एग्जाम्शन सिर्फ यहाँ पे रोड और ब्रिजेस का जो टोल है वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, एन्यूटी अब एग्जाम नहीं है। हाँ जो आप रोड का टोल चार्जेस देते हो पर विजिट बेसिस पे वो एग्जाम्प्ट है, एन्यूटी एग्जाम्प्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो एन्यूटी है वो अब टैक्सेबल रहेगा, लायबल टू जीएसटी रहेगा। तो ये तो था अभी जो अमेंडमेंट्स हुई उसके ऊपर यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम ले लिया। अब देखते हैं कि इस बार कौन सी एंट्री ओमिट किया गया। एक जो एंट्री थी एग्जाम्शन की, एक्सेस टू रोड ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, मतलब जो टोल चार्जेस एनुअल चार्जेस आप पे कर रहे थे वो पहले एग्जाम था, अब उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। देखो एन्यूटी वाला रिमूव हुआ, नॉर्मल टोल चार्जेस एग्जाम्प्ट है, जीएसटी नहीं आएगा, पर एन्यूटी वाला उन्होंने रिमूव कर दिया, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो इस बार एंट्री उन्होंने डिलीट की, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि लास्ट में एग्जाम के लिए बहुत सारी एंट्रीज डिलीटेड थी, वो भी फिर से एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए इस बार की जो डिलीटेड एंट्री है और लास्ट अटेम्प्ट की जो डिलीटेड एंट्रीज है फिर से दोनों एक बार अच्छे से पढ़ के आपको जाना है, इस बार उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो बाकी लास्ट ईयर की लास्ट अटेम्प्ट की डिलीटेड एंट्रीज का लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है
वो भी आपने एक साथ पढ़ लेना है। चलिए, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर एग्जामिशन खत्म किया। सर कुछ भी अमेंडमेंट नहीं थी, मैं कहूँ ना इस बार कोई भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, और जितना ज़्यादा हो ये मैसेज सर्कुलेट करो, ये अमेंडमेंट की वीडियो सर्कुलेट करो। ओके, जितना ज़्यादा सर्कुलेट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्यों क्यों? क्योंकि आपने लोगों का भी भला करवाया है। ठीक है, थैंक यू। चलो चलिए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस चैप्टर में एक छोटी छोटी कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, ये भी ले लेते हैं। पहला, रूल 46, क्या आपको याद है रूल 46 क्या है? नालायक को बताओ, याद है या नहीं है? नहीं याद है? अरे कुछ तो पढ़ा करो। चलो रेगुलर बुक ओपन करो, इनवॉइस चैप्टर में जाओ। रूल 46 था कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, दिखा आपको? रूल 46 था कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। वीडियो पॉज करो और पहले रूल 46 पे आओ। कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस में एक क्लॉज एफ था। एफ क्या था? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ द डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट, इट्स कोड, इफ सच रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जिसको आपने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका नेम और एड्रेस आपको देना है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी आपको देना है, अलॉन्ग विथ नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड, ये भी देना है। वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 50,000 रुपीज एंड द रिसिपिएंट रिक्वेस्ट दैट सच डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। मतलब अगर आपकी वैल्यू 50,000 से नीचे होगी, 50,000 के ऊपर होगी देना ही पड़ेगा, लेकिन 50,000 से नीचे होगी तो वो केस में वो ऑप्शनल था, और रिसिपिएंट अगर चाहता है तो ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट कोड। ओके, इफ सच रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड और वैल्यू लेस देन 50,000 से नीचे है और वो चाहता है तो ये सारी डिटेल्स देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया, मतलब 50,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन के लिए वो ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था। इसमें क्या हो रहा था कि कुछ सर्विसेज थी, जैसे एक प्रोविजो ऐड किया, प्रोविजो देखो क्या ऐड किया। ओके, ये प्रोविजो इंपॉर्टेंट है, ये ऐड किया गया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय और थ्रू एन ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ईसीओ सर्विस दे रहा है, और बाय ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज यानी OIDAR सर्विसेज होगी। ओके, टू अ रिसिपिएंट हु इज अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, irrespective of value of supply, the tax invoice issued by a registered person shall contain the name and address of the recipient along with PIN code and name of the state. The said address shall be deemed to be address on the record of the recipient. अब देखो ये क्या हुआ, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज दे रहा है, ओके, या OIDAR मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज दे रहा है, तो अगर कोई ईसीओ सर्विस दे रहा है या OIDAR सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विसेज दे रहा है। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस, ओके, एड्रेस, उसके बाद में स्टेट और स्टेट पिन कोड, ओके, ये चीजें 50,000 के नीचे अगर ट्रांजेक्शन होगा तो ऑप्शनल इस बात पे थी कि अगर रिसिपिएंट मांगेगा तो ही देना पड़ेगा सारा डिटेल्स, नहीं तो इतनी सारी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दो सर्विसेज के लिए, कौन सी दो सर्विसेज के लिए? ईसीओ और OIDAR सर्विसेज के लिए अब कंपलसरी हो गया, मतलब ट्रांजेक्शन 1 रुपए का हो, 25 रुपए का हो, या 50,000 रुपए का हो, या 50,000 के ऊपर हो, अगर ट्रांजेक्शन जो है ओके कितने भी अमाउंट का हो, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। नाउ अब आपका सवाल होगा सर OIDAR सर्विसेज क्या होगा? मतलब जो ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही है, ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज मतलब क्लाउड सर्विसेज हुई, अगर किसी को लिखना है OIDAR सर्विसेज मतलब क्लाउड सर्विसेज हुई, नेटफ्लिक्स की सर्विसेज हुई, ऑनलाइन गेमिंग की सर्विसेज हुई, ऐसी जो ऑनलाइन डेटाबेस के बेस पर सर्विसेज दी जा रही है उनको OIDAR सर्विसेज कही जाती है। और अब समझ लो अनरजिस्टर्ड बच्चे को दिया जा रहा है, गेमिंग की सर्विसेज है, नेटफ्लिक्स की सर्विसेज है, जो भी होगा ये इंफॉर्मेशन बिल कितने का भी हो आपको पूरी देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देख लिया रिगार्डिंग टू ईसीओ एंड OIDAR सर्विसेज। रीजन फॉर अमेंडमेंट दिया, जरूर पढ़ना, आपका मजा आएगा। ओके, तो सर एक लाइन में कंक्लूड करें तो क्या होगा? तो एक लाइन में ईसीओ और इन केस ऑफ ईसीओ और OIDAR सर्विसेज, दिस इंफॉर्मेशन क्या? नेम, एड्रेस, स्टेट कोड एंड पिन कोड ऑफ द स्टेट, ओके, आपको देना पड़ेगा, ओके, कंपल्सरीली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, बाकी केस में तो 50,000 के नीचे होगा तो ऑप्शनल है। चलिए, ये एक हमने देखा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट रूल 46A जो है, यहाँ पे क्या कहता है देखो, notwithstanding to anything contained in rule 46, 49, 54 where registered person supplying taxable as well as exempted goods or services to an unregistered person, single invoice come bill of supply is needed। यहाँ तक तो पुरानी प्रोविजन थी,
ये प्रोविजन नहीं ऐड हुई है। अब ये प्रोविजन क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी किराना शॉप है, किराना शॉप में आप जो है एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल दोनों गुड्स बेचते हो। कुछ गुड्स एग्जम्प्टेड है, कुछ गुड्स टैक्सेबल है। कोई एक कस्टमर आ गया और वो कस्टमर कह रहा है कि सर जो है हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो, बिस्किट भी दे दो, ओके ज्वार भी दे दो, गेहूँ भी दे दो, यहाँ पे राइस भी दे दो, उसके बाद में टैक्सेबल आइटम्स भी दे दो, आइसक्रीम भी दे दो। अब वो एक बिल बना रहा है, ओके उसमें कुछ आइटम एग्जाम्प्ट है, कुछ आइटम टैक्सेबल है। तो नॉर्मली हमने लॉ क्या पढ़ा था? लॉ ये पढ़ा था कि अगर आप एग्जाम्प्टेड गुड्स बेचते हो तो आपको बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा, और अगर आप टैक्सेबल गुड्स बेचते हो तो टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये हमने लॉ देखा था। अब इसमें जो है ओके अगर आप एक ही कस्टमर को दोनों गुड्स बेच रहे हो तो रूल 46A कहता है कि आपको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। कम ध्यान सुनना, आपको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ेगा। ओके तो ये कंबाइन आपको बनाना पड़ेगा। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है, डन। तो पर स्टार्टिंग की लाइन क्या कहती है? नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन रूल 46, 49, 54। अब रूल 46 ओके मैंने दिया है। रूल 46 में क्या दिया है कि आपके इनवॉइस के कंटेंट क्या होने चाहिए, 49 में आपके बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट क्या होने चाहिए, और 54 में ओके स्पेशल केसेस में आपके कंटेंट क्या होने चाहिए। तो अब इन्होंने क्या कह दिया कि भाई वो तीनों रूल को छोड़ो, ओके तीन नॉट विस्टैंडिंग टू दैट आपको ओके ये फॉलो करना पड़ेगा, और इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। इससे लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्या किया? लोगों ने क्या सोचा कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई अपने हिसाब से बना लो, क्योंकि रूल 46 के जो इनवॉइस के कंटेंट है या 49 के जो बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट है वो कंटेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से बनाओ। क्यों? क्योंकि पहली लाइन कहती है कि 46 की नहीं मानना, 49 की नहीं मानना। ओके अब इस लाइन से ये कंफ्यूजन हो गया कि हम कंटेंट भी नहीं फॉलो करेंगे फिर 46 का, जो 46 में इनवॉइस के कंटेंट दिए, 49 में बिल ऑफ सप्लाई के कंटेंट दिए, हम कंटेंट भी नहीं फॉलो करेंगे। लाइन क्या कहती है? नॉट विस्टैंडिंग टू दैट। तो फिर हम बिल ओके इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का कंटेंट अपने हिसाब से बनाएंगे। सुनो ध्यान से, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का कंटेंट अपने हिसाब से बनाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में चलो बात खत्म हो गई यहाँ पे, ओके तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे ओके बनाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि नहीं 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 नहीं, वो जो नॉन ऑब्सेंटी क्लॉज है ओके वो कंटेंट के लिए नहीं है, बाकी कुछ कहा होगा उसके लिए। मतलब प्रोवाइडेड दैट सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन रूल 46 या रूल 54 या रूल 49। मतलब कंटेंट तो आपको उसका बेस पे ही बनाना पड़ेगा। जब आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे तो कंटेंट उसके बेस पे ही होगा, बाकी कोई प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन होगी तो वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो बस इतना सा चेंज हुआ, बाकी ऐसा कोई चेंज इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस आपको याद है ना? ओके इनवॉइस, ठीक है। तो इनवॉइस के केस में बेटा ओके एक सवाल था, वेदर एग्जम्पशन टू सर्टेन एंटिटीज लाइक एसईजेड, बैंकिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टर। अगर आपको होगा याद होगा, नहीं तो इनवॉइस का वो डिस्कशन ओपन करो। इनवॉइस में हमने ये देखा था कि कुछ लोगों को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। एसईजेड यूनिट्स हुए, बैंकिंग कंपनी हुए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ, मल्टीप्लेक्स हुआ, इनको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जम्पशन दिया है। वेदर द एग्जम्पशन टू सर्टेन एंटिटी सेक्टर okay from mandatory generation of e-invoice as amended is available for entity as a whole, is available as an entity as a whole, or whether same is available on respect of certain supplies made to said entity। okay मतलब यहाँ पे ये जो कुछ लोगों को ई इनवॉइस नहीं बनाना है ओके वो कुछ कुछ केसेस में अप्लीकेबल है या एंटिटी एज अ होल एक्सेप्टेबल है। जैसे बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंक को जब इनवॉइस देगी सिर्फ वही सेक्टर में अप्लीकेबल है, या बैंकिंग कंपनी किसी को भी इनवॉइस दे इनवॉइस अप्लाई नहीं होगा। तो इसका क्लैरिफिकेशन ही आया, इंपॉर्टेंट है, इसका क्लैरिफिकेशन ही आया। इट इज क्लैरिफाइड दैट एग्जम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ इनवॉइस फॉर द एंटिटी एज अ होल एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नेचर ऑफ सप्लाई बीइंग मेड टू द सेड एंटिटी। मतलब क्या? मतलब ये एंटिटी को एग्जम्पशन है, यानी बैंकिंग सेक्टर किसी को भी सर्विस दे, ध्यान से सुनना ओके बैंकिंग सेक्टर किसी को भी सर्विस दे ओके फिर वो दूसरे बैंक को दे, नॉर्मल पर्सन को दे, किसी को भी सर्विस दे, एसईजेड यूनिट किसी को भी सर्विस दे, एज अ होल वो एग्जम्पशन अप्लाई होगा ओके वो रिस्ट्रिक्टेड सेंस में अप्लाई नहीं किया जाएगा, और इन लोगों को इनवॉइस बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए हमने ये देखा यहाँ पे। चलो सो इन दिस वे इनवॉइस चैप्टर की अमेंडमेंट खत्म, फटाफट खत्म हो रही है ना? हाँ बेटा कुछ ज्यादा अमेंडमेंट सही नहीं इसमें, डन। चलिए अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट टॉपिक रिटर्न्स। ओके रिटर्न में भी बस छोटी सी अमेंडमेंट है, उन्होंने पेनल्टी लाई है, वो पेनल्टी का वेवर लाया है। ये थोड़ा लर्न करके जाना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एनुअल रिटर्न कंसेप्ट होता है, मतलब क्या आपको मंथली क्वार्टरली रिटर्न तो देना ही पड़ता है और उसकी पेनल्टी तो देनी पड़ती है। मंथली क्वार्टरली उसमें भी हम अलग अलग पैरामीटर्स है। एक एनुअल रिटर्न कॉन्सेप्ट है और वो आपको 31 दिसंबर के पहले, पूरे साल का रिटर्न एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर के पहले आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी पेनल्टी उन्होंने थोड़ी वेव की है, वो देखो यहाँ पे। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट वेव्स द लेट फी रेफर्ड
referred under section 47 of CGST Act for the return to be furnished under section 44 annual return for the financial year 22-23 and onwards for the following class of registered person who fails to furnish the same by due date. अगर किसी ने 31 दिसंबर को एनुअल रिटर्न नहीं दिया, 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न नहीं दिया, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है उसको यहाँ जो लेट फी लगेगी, वो लेट फी क्या लगेगी ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, और ये आपको लर्न करना है. रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल्स टू 5 करोड़ इन अ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो साल का वो एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा है उस साल का उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे है, तो उसको लेट फी 50 रुपीज़ पर डे, मतलब जिसमें CGST का 25 रुपये, SGST का 25 रुपये दोनों मिला लिया जाएगा, यानी 25 यानी 50, और मैक्सिमम 0.04%, जिसमें 0.02% ऑफ CGST एंड 0.02% ऑफ SGST दोनों भी कंसिडर होगा. ओके, ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट विच एवर इज, मतलब मैक्सिमम इतनी लगेगी. मतलब अगर आपने 31 दिसंबर को रिटर्न नहीं दिया तो 1 जनवरी से आपको 50 रुपया पर दिन, बट मैक्सिमम आपको 0.0% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट, यानी उस स्टेट का जो टर्न ओवर होगा उसका 0.0% मैक्सिमम इतना ही लेट फी लगेगा. लेकिन अगर आपका टर्न ओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है पर 20 करोड़ से नीचे है, ओके 5 करोड़ से ज़्यादा और 20 करोड़ से नीचे है, तो वो केस में 100 रुपीज़ पर डे, पर मैक्सिमम 0.04% ही रहेगा ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट. ओके, तो यहाँ स्लैब, ये एनुअल रिटर्न के लेट फीस के स्लैब लाए उन्होंने. ओके सर, वेओ क्या किया? वेओ इसमें था कि जो सेक्शन में आपको यहाँ पे सुनिए, जो सेक्शन में आपको लेट फी दी है उतनी लेट फी आपको नहीं लगेगी. ओके, कम लगेगी, कम, तो ये स्लैब में आपको इतनी लेट फी लगेगी. तो सर ओके, अगर मेरा टर्न ओवर 20 करोड़ के ऊपर होगा, तो अगर आपका टर्न ओवर 20 करोड़ के ऊपर होगा तो जो सेक्शन 47 में लेट फी दी गई है उतना लेट फी आपको लगेगा. ओके, तो वो कितना लगेगा? तो मैंने एक चार्ट बनाया है. ओके, अगर 20 करोड़ के ऊपर लगेगा, ये तो हो गया हमारा 50.4, 50, 100, 0.04. ओके, अगर आपका टर्न ओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर 200 रुपीज़ फॉर एवरी डे. 200 कैसे? 100 CGST का और 100 SGST का जो सेक्शन में दिया है, या 0.5% ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट, तो ये दिया है सेक्शन में. ओके, तो सेक्शन में ये जो लेट फी दी है इसको वेव किया गया 2 क्राइटेरिया में. कौन से 2 क्राइटेरिया में वेव किया गया? अगर आपका 5 करोड़ से नीचे होगा या 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में होगा तो लेट फी इतनी नहीं लगेगी, आपको इतनी लगेगी. लेकिन अगर 20 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो सिचुएशन में लेट फी आपको इतनी लगाया जाएगा. तो ये था रिगार्डिंग टू लेट फी. बेटा यहाँ पे ये हमने देखा. चलो, इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब ये देखिए यहाँ पे 59(6) इस पे क्वेश्चन आ सकता है. केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फ्रॉम GSTR1 और IFF. मतलब यहाँ पे एक प्रोविजन जो पढ़ के ही जाना है आपको, कौन कौन से केस में आप नेक्स्ट मंथ का GSTR1 या IFF नहीं दे सकते हो. अगर आपने पुराना GSTR1 नहीं दिया होगा, आपने पुराना GSTR3 भी नहीं दिया होगा, तो नेक्स्ट GSTR1 और IFF आप नहीं दे सकते हो. उसमें उन्होंने एक और ऐड किया, क्लॉज डी, कि और एक केस जिसमें आपने अगर ये कंप्लायंस नहीं किए तो नेक्स्ट मंथ का GSTR1 आपका फ्रीज कर दिया जाएगा. वो क्या? A registered person to whom an intimation of difference between GSTR1 and GSTR3B has been issued on common portal under Rule 88C(1) in respect of tax period. मतलब क्या? अगर कुछ लोगों के GSTR1 के डेटा में और 3B के डेटा में अगर डिफरेंस पता चला, सुनिएगा, कुछ लोगों के GSTR1 और 3B के डेटा में डिफरेंस पता चला तो उनको एक इंटीमेशन दी जाएगी अंडर रूल 88C(1) में कि भाई तुम्हारे GSTR1 का डेटा और 3B का डेटा इसमें हमें डिफरेंस पता चल रहा है, और उनको इंटीमेशन दिया गया, shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services of both under section 37 in GSTR1 or using IFF for the subsequent tax period unless he has either deposited the amount specified in the said intimation or has furnished the reply, deposited the amount or furnished the reply explaining the reason, okay, for any amount remaining unpaid. मतलब क्या? अगर किसी मंथ में रूल 88C(1) के तहत आपको इंटीमेशन आई होगी, इंटीमेशन क्या आई होगी कि GSTR1 और 3B में क्या डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस आप हमें एक्सप्लेन करके बताओ, ये इंटीमेशन आई होगी. तो ये इंटीमेशन आने के बाद आप नेक्स्ट मंथ का GSTR1 नहीं दे पाओगे, फ्रीज कर दिया जाएगा जब तक
इंटीमेशन जो दी गई उसका डिफरेंस आप पे नहीं करते हो अगर टैक्स आता है तो, या उसका रिप्लाई नहीं करते हो, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि जो डिफरेंस आया है वो पे करो या रिप्लाई करो, उसके बाद ही हम आपको GSTR1 फाइल करने देंगे। जब तक आप हमें सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देते हो या इसका डिफरेंस हमें पे नहीं करते हो, हम आपको जो है यहाँ पे, सुनिएगा, हम आपको जो है यहाँ पे जो है GSTR1 ये ओके हम आपको फाइल करने नहीं देंगे नेक्स्ट मंथ का। और नेक्स्ट मंथ का GSTR1 नहीं फाइल हो रहा है तो 3 भी फाइल नहीं होगा। ओके, और ये अगर नेक्स्ट मंथ का नहीं होगा तो आगे सब ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन आया है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाना है। डन, चलो चलो आ जाते हैं बेटा ई वे बिल पे। कमन 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 आ जाते हैं ई वे बिल पे। ई वे बिल में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, और ई वे बिल में वो क्या अमेंडमेंट हुई है, देखिए, केसेस वेयर ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। कौन से केस में ई वे बिल नहीं लगते, पूरी लिस्ट दी है। ओके, अगर आप देखोगे नोट्स में तो उन्होंने पूरी लिस्ट दी है, उसमें करेंसी वगैरह सब है, उसमें एग्जम्प्टेड गुड्स है, नॉन टैक्सेबल गुड्स है। ओके, तो पूरी लिस्ट दी है उन्होंने। उसमें एक ली है ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल, ये बराबर है। अगर किसी व्हीकल में ज्वेलरी जा रहा है और उसका ई वे बिल बनाना पड़ा तो डेटा लीक हो जाता है। ओके, डेटा लीक हो जाता है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है डेटा। तो अगर कोई ट्रक से ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ वेयर्स जा रहे हैं तो उसका ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नहीं तो अगर वो डेटा लीक हो गया तो वो तो ट्रक को गायब कर देंगे। अब उसमें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट लाया, एक्सेप्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी। लेकिन अगर आपकी इमिटेशन ज्वेलरी होगी तो फिर आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। अगर इमिटेशन ज्वेलरी होगी तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, बाकी कोई भी ज्वेलरी, गोल्ड मिथ या सिल्वर स्मिथ, ओके, वेयर्स पे आपको ई वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। इतनी सी अमेंडमेंट ई वे बिल में हुई है, दैट्स ऑल, बात खत्म। चलो, ई वे बिल भी हमारा हो गया। तो दोस्तों इस तरह से सीए इंटर के लिए हमने जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स खत्म कर दी है, बस इतनी ही अमेंडमेंट्स है। बहुत कम अमेंडमेंट्स थे इस बार और मैनेजेबल अमेंडमेंट्स है। तो आप जो है अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। और ध्यान रहे, आने वाला अटेम्प्ट आपका होगा। इस बार हमें टैक्सेशन में अबो 80 जाना है, और जीएसटी में आपको यहाँ पे 40 में से मिनिमम 35 यहाँ स्कोर करना है। दोस्तों जहाँ तक मैं बता दूँ कि यस, ये ओल्ड सिलेबस का यहाँ लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैं आपको कहता हूँ कि इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लगेगा, पूरी मेहनत लगा देना और पास हो जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन हो गए कि सर अगर हमने यहाँ पे स्कीम में फर्स्ट ग्रुप ही दिया तो क्या हमें न्यू स्कीम में कॉस्टिंग का एग्जाम्शन मिल सकता है क्या, और ग्रुप 2 में ओनली एफएम, एसएम और ऑडिटिंग, ये 2 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे क्या। तो मैं आपको कह दूं कि यस, ब्रॉड सेंस में तो यही लग रहा है कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप देते हो और फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाते हो तो आपको कॉस्टिंग का, फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाते हो तो आपको न्यू स्कीम में कॉस्टिंग का पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 ही सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे सवाल हो गए कि सर ये बताइए कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के साथ ऑडिटिंग दे दें तो क्या ऑडिटिंग एग्जाम हो जाएगा क्या, या फर्स्ट ग्रुप के साथ एफएम दे दें तो क्या वो एग्जाम हो जाएगा क्या, तो इसके बारे में अभी इंस्टीट्यूट की कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी मैं आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट एकेडमी पे बता दूंगा। तो स्टे ट्यून विथ यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट एकेडमी एज वेल एज माई पर्सनल चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। साथ साथ में अगर आप कभी कभी सैटरडे संडे सोशल मीडिया में इंस्टा यूज़ करते होगे तो स्टे ट्यून विद माई पर्सनल इंस्टा चैनल CA_विशाल_भट्टड़। आई रिपीट, CA_विशाल_भट्टड़। ओके, तो इस इंस्टा चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारी टिप्स आपको देते रहूँगा, और जो भी आपको आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इंस्टीट्यूट से जैसे ही आती है वो अपडेट करते रहूँगा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अब जो भी आपका लास्ट अटेम्प्ट में हुआ होगा, रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली सही नहीं आया होगा तो सब भूल जाओ। अब आने वाला अटेम्प्ट आपका है, क्यों, क्योंकि हम पास में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोच के कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके आपके पास आने वाला फ्यूचर है, इसलिए मैं जो भी हर क्लास में कहता हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। अगर आप पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हो, फिर से पूरा री एनर्जाइज होकर अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हो और अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी
अटेम्प्ट के साथ अलाइन करने के लिए रेडी हो, तो भगवान आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके बैठा हुआ है। उसके झोली में आपके लिए बहुत कुछ है। बस ओके, वो देखना चाहता है कि आप कितनी मेहनत करते हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो आपको दिखा देना है कि यस ओके, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा अलाइनमेंट, आपका पूरा थॉट आने वाले अटेम्प्ट के साथ है, तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी और इस एग्जाम में आप जरूर पास होगे। क्योंकि भगवान ने एक अच्छी चीज़ ह्यूमन को दी है और वो है कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी पावर हमें दी है कि अगर इस पावर का आप यूज़ करते हो कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए, तो अगर आप इसको सही ढंग से लेते हो और पूरा विश्वास रखते हो, तो यस बेटा, आने वाला अटेम्प्ट आपका होगा। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, फिर से उठो, लग जाओ पूरे जोश के साथ, ओके, और फिर से पढ़ो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट और स्टे ट्यून विद आवर सोशल मीडिया चैनल। मैं कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस लेके आते रहूँगा और हमारी आरआर रैपिड रिवीजन बैच जो स्टार्ट होगी, जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जिसमें पूरा चार्ट रिवीजन होगा। तो वो रैपिड रिवीजन बैच मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होती है, पर उसके पहले भी आ सकता है। इसलिए स्टे ट्यून विद वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।